बच्चों, तो आज की क्लास इंपॉर्टेंट क्लास है और ये बेस्ड ऑन आपका एमसीक्यू क्वेश्चन है जो 10th के पेपर में आपका कल आना है। तो मैंने आपको एक फाइल प्रोवाइड की थी, बहुत इंपॉर्टेंट फाइल है वो। अगर उसको आपने प्रॉपर पढ़ लिया होगा तो 100% आपका सारे एमसीक्यू उसी के अंदर से आ जाएंगे, और जो भी आपके डाउट हैं उसी के लिए हम लोग यहाँ पर ये क्लास कर रहे हैं। ठीक है, तो मैं वो फाइल ओपन कर रहा हूं और आप बताते जाइए कि जिस पेपर में आपको लगे कि हाँ यहाँ पर इस पेपर का मेरा है क्वेश्चन, तो वो आप बोल दीजिएगा। ठीक है, देखिए पहला पहला पेपर है, इस पेपर से किसी का कोई क्वेश्चन है बच्चों? सर सेकंड वाला। एक मिनट, सेकंड वाला, ओके। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ डायनेमिक इनिशियलाइजेशन? तो डायनेमिक इनिशियलाइजेशन का मतलब बताया था हमने कि इनिशियलाइजेशन का मतलब होता है इक्वल साइन लगा है और उसके बाद कुछ भी हो रहा है तो वो वाली वैल्यू इक्वल साइन के लेफ्ट साइड में स्टोर हो जाएगी। तो ये दो तरीके के होते हैं, स्टैटिक और डायनेमिक। स्टैटिक का मतलब होता है जब कोई फिक्स वैल्यू ले लें, जैसे कि यहाँ पे a इक्वल टू 10, ये स्टैटिक है। यहाँ पे डबल में a इक्वल टू 65.5, ये स्टैटिक है, फिक्स्ड वैल्यू। लेकिन अगर इक्वल साइन के बाद कोई कैलकुलेशन हो रही है जिससे रिजल्ट चेंज होता रह सकता है, रिजल्ट चेंज होता रह सकता है, तो आप उसको डायनेमिक कहोगे। जैसे कि यहाँ पे कोई इसका एग्जांपल में ज्यादातर ये प्रीडिफाइंड फंक्शन भी यूज किए जा सकते हैं, या मान लीजिए मैं a इक्वल टू b प्लस सी लिख दूं और b और c की वैल्यू बदलती रहेगी, तो इसका मतलब वो भी डायनेमिक इनिशियलाइजेशन, यानी कोई यहाँ पे वर्किंग होनी चाहिए। क्लियर? यस सर। चलिए नेक्स्ट पेज पे देखिए। यार ये फाइल ओपन क्यों नहीं हो रही, एक मिनट। ओके, मैंने दूसरे सॉफ्टवेयर में ओपन कर ली थी। हम लोग आ गए हैं वापस उस पेपर पर। तो ये हो गए, मैं ऐसे धीमे धीमे ऊपर कर रहा हूं और आप देखते भी रहिए, ठीक है? और जहां आपको लगे ये वाला पूछना है तो आप पूछ लीजिएगा। मैं बहुत स्लो मोशन में इसको ऊपर कर रहा हूं। अगर आपको अपना क्वेश्चन पहचाने में आ जाए तो आप बताइएगा। कल बता दीजिए हाँ, कौन सा सर। 7। क्वेश्चन नंबर 7? बाकी आपकी आवाज बहुत डिस्टर्ब कर रही है। एन इफ और एल्स इफ स्टेटमेंट एक्सेप्ट एज इनपुट बिफोर ब्रांचिंग। तो यहाँ पे बूलियन टिक किया गया है। बूलियन का मतलब है चाहे इफ लगाओ चाहे एल्स इफ लगाओ, उसमें बूलियन रिजल्ट ही आपका आएगा। बाकी ये इंट फ्लोट और कैर जो है, ये डेटा टाइप है, ये मैच होते हैं, लेकिन रिजल्ट एक्सेप्ट क्या करता है, वो बूलियन टाइप का है। चाहे इंटीजर मैच हो रहा हो, चाहे फ्लोट मैच हो रहा हो, चाहे कैरेक्टर मैच हो रहा हो, इस हिसाब से यहाँ पे बूलियन है। ओके सर। हाँ, मैं आगे फिर से ऊपर बढ़ा रहा हूं, आप देख देख कर पूछते जाइए, ठीक है? और सारे क्वेश्चन बहुत अच्छे अच्छे, कुछ पेपर में तो बहुत ही अच्छे क्वेश्चन हमें दिखाई पड़ गए। अपना क्वेश्चन पहचान लीजिएगा, ठीक है? तो बोल दीजिएगा। कुछ क्वेश्चन तो मैं खुद ही अपनी तरफ से बताऊंगा। ये तो सब सॉल्व करने वाले हैं, ठीक है? तो आप अपने आप से सॉल्व कीजिए, आंसर मैंने टिक कर ही दिया है, उसके हिसाब से कर लीजिएगा। अच्छा, नेक्स्ट पेपर चालू हो गया है। ठीक है, इसमें 35 नंबर लेने हैं इंटीजर के लिए, तो ये एरे का डिक्लेरेशन ये वाला सही है। और इसमें आपका क्वेश्चन के हिसाब से कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। प्राइवेट, प्राइवेट को एक्सेस किया जा सकता है, किसी और क्लास से नहीं किया जा सकता है। और ऑपरेटर का प्रेसिडेंस एंड ऑपरेटर से क्या होता है, लोअर होता है। सबसे सबसे बड़ा नॉट ऑपरेटर, फिर उसके बाद और ऑपरेटर, और उसके बाद सॉरी नॉट के बाद एंड, फिर और। ये लॉजिकल ऑपरेटर का ये प्रेसिडेंस है। उसके बाद कंस्ट्रक्टर, कितने तो भी एक बार नंबर। फिर प्रेसिडेंट्स। हाँ, लॉजिकल ऑपरेटर का प्रेसिडेंट, 3 लॉजिकल ऑपरेटर होते हैं, एंड और नॉट। तो सबसे बड़ा नॉट, फिर एंड, फिर और।
फिर कंस्ट्रक्टर कितनी वैल्यू आपका जो है हाउ मैनी कंस्ट्रक्टर, अच्छा एक क्लास में कितने कंस्ट्रक्टर होते हैं, हो सकते हैं, कितने भी हो सकते हैं, ठीक है, मैं जल्दी जल्दी ऐसे बताते चल रहा हूँ। बाकी ये आपका नमस्ते नमस्ते है, तो इसमें एन तो मैच कर जाएगा, और ए और स्मॉल ए दोनों के बीच में 32 का डिफरेंस होता है। अब स्मॉल ए पहले है तो स्मॉल ए का आस्काई कोड, सॉरी कैपिटल ए का आस्काई कोड पहले है, तो कैपिटल ए का आस्काई कोड 65 होता है, स्मॉल ए का 97 होता है, तो पहले वाले का आस्काई कोड छोटा है, इसीलिए बीच में -32 आ रहा है। बाकी ये लूप चला के देख लीजिएगा, आपको समझ में आ जाएगा। आंसर ठीक है, करेक्ट। और कैरेक्टर की रैपर क्लासेस आपका कैरेक्टर होती है, सी बड़ा होता है। अब यहाँ पे बच्चों एक मैं पॉइंट बताना चाहूंगा, जैसे कि आपने एक क्वेश्चन पढ़ा, मैं इसको एज्यूम कीजिएगा मैं क्या समझाना चाह रहा हूँ। जैसे आपने एक क्वेश्चन पढ़ा कि करस्पॉन्डिंग रैपर क्लास ऑफ कैर डेटा टाइप, तो आपको सबसे पहले एक कैर दिखाई पड़ा, मतलब ऐसे पेपर पढ़ रहे तो सबसे पहले एक कैर दिखाई पड़ा, एकदम से आपको कुछ लगा कि हाँ यही वाला है, और 1 सेकंड 2 सेकंड के लिए आपने क्या किया, नीचे वाले देखने की जरूरत ही नहीं, आप इतना कॉन्फिडेंट थे, अरे मिल तो गया, पहले नंबर मिल गया, आपने नीचे गौर ही नहीं किया अपर केस लोअर केस क्या है सिस्टम, और आपने पहला वाला टिक करके आगे बढ़ गए। ये गलती बिल्कुल ना करना। एमसीक्यू के केस में कह रहे हैं, आप क्वेश्चन पढ़ो, चारों आंसर पढ़ो, भले ही आपका ऊपर आपको आंसर मिल गया है, लेकिन फिर भी आपको चारों आंसर पढ़ने हैं और उनके बीच में डिफरेंसेस देख लेना है, बहुत जरूरी। ये रूल नहीं अपनाया तो आपका कटेगा जरूर नंबर, एमसीक्यू काट लेगा। अच्छा खासा नंबर एमसीक्यू दे रहा है, 20 नंबर का एमसीक्यू है टोटल। फिर उसके बाद अब जैसे यहाँ पर ये वाला क्वेश्चन है, 32 इंटीजर एज वेल एज फ्रैक्शनल पार्ट ऑक्युपाई 32 बिट्स स्पेस। तो अब यहाँ पे फ्रैक्शनल पार्ट आपका जब ये आपका बिट्स में दिया है, जब कभी भी बिट्स में दिया जाए और आपने याद, तो आप देखो इसके लिए हम बता रहे हैं कि हम कैसे सोचते हैं, जब कभी भी बिट्स में दिया जाए और आपने तो बाइट्स में याद किया है, तो बिट्स को हमेशा 8 से डिवाइड कर दीजिएगा, 8 से डिवाइड, तो 8 से डिवाइड करेंगे तो 4 आ जाएगा, है ना, तो 4 में यहां पर आपका फ्रैक्शनल वैल्यू के लिए फ्लोट होता है। उसके बाद ये थोड़ा सा सही प्रिंटिंग नहीं हुई थी, तो मैंने साफ सुथरा यहां पर लिख दिया है, इसको पढ़कर आपके ये आंसर निकाल लें। कुछ पूछना है बोलना पड़ेगा, नहीं तो मैं फिर देख। यस सर बेटा। ग्लोबल वेरिएबल्स इंस्टेंस वेरिएबल क्लास वेरिएबल्स को कहते हैं ना? ग्लोबल वेरिएबल जो होते हैं वो इंस्टेंस वेरिएबल या क्लास वेरिएबल दोनों ग्लोबल ही होते हैं, बस क्लास वेरिएबल में स्टैटिक कीवर्ड से स्टार्ट किया जाता है, इंस्टेंस वेरिएबल में स्टैटिक कीवर्ड नहीं लगाया जाता है। ओके। हाँ, तो यहां पर ये कह रहे थे स्टैटिक वेरिएबल, तो स्टैटिक वेरिएबल क्लास के वेरिएबल कहा जाता है। और फिर यहाँ पे ऊप्स कैरेक्टरिस्टिक्स आपका क्लास इंप्लीमेंट्स ऊप्स, तो इनकैप्सुलेशन ने क्लास के अंदर फंक्शन होते हैं और डेटा मेंबर होते हैं, तो ये आपका एक क्लास के अंदर ही होते हैं, तो ये इनकैप्सुलेशन यहाँ पर फिट बैठ रहा है। बाकी और सब चीजें जो अलग अलग चीजों के लिए फीचर्स हैं, ये अपना ये 0 है वो नहीं है, ठीक है। और सर ये समझा दीजिए 12th वाला। 12th वाला 10th 11 12th, अच्छा ठीक है, अगर आपने कहा तो मैं समझा दूंगा। जैसे यहाँ पर आप देख पा रहे हो कि x में एक माइनस में वैल्यू स्टोर है, तो यहाँ पे हमने मैट डॉट एबीएस किया x को, तो ये क्या कर देगा, माइनस वाली वैल्यू को प्लस में कन्वर्ट कर देगा, यानी कि 3.142 यहाँ पर आ गया। अब उसके बाद आईएनटी मिल रहा है, तो आईएनटी क्या करेगा, ये पॉइंट वाली वैल्यू को हटा देगा, तो यानी यहाँ पे क्या बचा, खाली 3 बचा यहाँ पर। और यहाँ पर x में डायरेक्ट आईएनटी कर दिया गया है, तो डायरेक्ट आईएनटी करने पर यहाँ पे -3 ले लेगा, पॉइंट वाली वैल्यू यहाँ पे भी छोड़ देगा, तो ये 3 प्लस -3 क्या हो जाएगा, 0। आया समझ में? यस सर। हाँ, ये हाँ ना में जवाब देते रहिए, ये तो हम जो है चक्कर में पड़ जाएंगे। ओके, फिर उसके बाद जो है ये अपने आप कीजिएगा, कहीं कंफ्यूजन हो तो ग्रुप पे डिस्कस कीजिएगा, वॉइस मैसेज से हम समझा देंगे। यहाँ पे एंड्स विद, स्टार्ट्स विद और इक्वल्स, ये 3 फंक्शन तुरंत याद आ गए हमें, तो ये सब बूलियन रिजल्ट देते हैं, एंड्स विद, स्टार्ट्स विद और इक्वल्स, ये बूलियन रिजल्ट देते हैं। और प्रिंसिपल इंप्लीमेंटेशन पॉलीमॉर्फिज्म, पॉलीमॉर्फिज्म जो है तो फंक्शन ओवरलोडिंग इज अ एग्जांपल ऑफ पॉलीमॉर्फिज्म, याद रखिए हमेशा। और आपका फास्ट सर्चिंग करनी, एरे में फास्ट सर्चिंग करनी, उसके लिए
बाइनरी सर्च होता है और स्लो सर्चिंग लीनियर सर्च होता है। लिटरल्स आर देयर इन जावा। तो लिटरल्स आपका यहां पर हाउ मेनी बुलियन लिटरल्स, तो ट्रू फॉल्स 2 ही लिटरल होते हैं बुलियन के, ये क्वेश्चन ही गलत है, ठीक है। फिर यहाँ पे मेथड आर कॉल्ड, क्या आर्गुमेंट मेथड, जब फंक्शन कॉलिंग करते हो तो उसमें फंक्शन कॉलिंग में जो गोल वाले ब्रैकेट में आर्गुमेंट यानी वेरिएबल के नाम लिखते हैं उनको क्या बोलते हैं, एक्चुअल पैरामीटर। और जो फंक्शन कॉल होने के बाद जब फंक्शन तक पहुंचते हो तो उसके गोल वाले ब्रैकेट में जो आर्गुमेंट लिखे होते हैं उनको फॉर्मल पैरामीटर कहते हैं। तो यहाँ पे एक्चुअल कॉलिंग मेथड कहा है तो एक्चुअल पैरामीटर है ये। बाकी यहाँ पे देखिए कैरेक्टर एरे है तो एक कैरेक्टर जो है 2 बाइट लेता है, तो 2 कैरेक्टर हैं तो 2 बाइट प्लस 2 बाइट तो यानी 4 बाइट आ जाएगा। फिर देखिए यहाँ पे ये डेफिनेशन यहीं से आप याद कर सकते हो, जैसे ऑटो बॉक्सिंग मैंने लगाया है तो क्या है, वी कन्वर्ट शॉर्ट डेटा टाइप टू शॉर्ट रैपर क्लास ऑब्जेक्ट, रैपर क्लास ऑब्जेक्ट कह दिया इसने, रैपर क्लास के ऑब्जेक्ट में। तो इंटीजर ओबी जो लिखा था तो ओबी क्या था, इंटीजर क्लास का ऑब्जेक्ट था। तो रैपर क्लास ऑब्जेक्ट में जब भी कन्वर्ट करोगे किसी भी डेटा टाइप को उसकी रैपर क्लास के ऑब्जेक्ट में, तो ऑटो बॉक्सिंग कहा जाएगा। और यहां पे आपका जो है n, किसी एरे में n एलिमेंट्स हैं तो लास्ट एलिमेंट कहां होगा, n-1 पे होगा। और लास्ट अकरेंस ऑफ अ कैरेक्टर इन स्ट्रिंग, तो किसी स्ट्रिंग में कोई लास्ट में कैरेक्टर को ढूंढना है तो लास्ट इंडेक्स ऑफ से ढूंढोगे, पीछे से अगर ढूंढना है तो लास्ट इंडेक्स ऑफ का यूज करोगे। और बाकी विच ऑफ द फॉलोइंग अल्टरनेटिव ऑप्शन, हाँ तो इफ एल्स का अल्टरनेटिव आपका टर्नरी ऑपरेटर है, टर्नरी हाँ ऑपरेटर है। फिर आपका जो है फिर से आ गया कि अगर एक कॉन्सेप्ट, उस कॉन्सेप्ट को क्या कहोगे जिसमें एक से अधिक कंस्ट्रक्टर होते हैं, तो कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग कहा जाएगा। कंस्ट्रक्टर ओवर, हाँ बोलने की जरूरत नहीं है, जहां पे डाउट हो तभी बोलिएगा। और पूरे प्रोग्राम से एग्जिट करना है तो हमेशा सिस्टम डॉट एग्जिट 0 लिखा जाता है, पूरे प्रोग्राम से एग्जिट करता है। तो ये ट्रू है बात सिस्टम डॉट एग्जिट के बारे में। ये अपना सॉल्व कर लीजिएगा, मैंने यहाँ पे वैल्यू लिख दी है और बस इसको सॉल्व करना है तो आपका रिजल्ट आ जाएगा। यहाँ पे जो मुझे समझाना है वो तो मैं समझाऊंगा कि जैसे कोई भी फॉर लूप हो और फॉर लूप में अगर सेमीकोलन लग जाए बच्चों, तो सेमीकोलन का मतलब है वो एम्प्टी लूप कहा जाएगा या नल नल लूप कहा जाएगा या बॉडीलेस लूप कहा जाएगा। एम्प्टी लूप, नल लूप या बॉडीलेस लूप या टाइम डिले लूप भी कहा जा सकता है अगर सेमीकोलन फॉर लूप में लगा दिया गया। और इस लाइन का मतलब क्या होता है मैं एक बार समझा दूं, क्योंकि इससे संबंधित और भी क्वेश्चन आ गए हैं जिससे बार बार मुझे समझाना ना पड़े। तो देखो ये 1 से 3 तक चल रहा है, तो अब जो सेमीकोलन जब लग जाता है तो इसका मतलब नीचे लिखा हुआ स्टेटमेंट लूप का हिस्सा नहीं है, यानी एसओपी में एक्स जो लिखा है ये लूप के अंदर नहीं माना जाएगा। अगर ये सेमीकोलन हटा दें तो ये लूप के अंदर है। अब चलेगा कैसे, 1 3 से छोटा है तो फिर यहां से सीधे ये x प्लस प्लस पे चला जाएगा, ये प्रिंट नहीं करेगा। और x प्लस प्लस होके 2 हो गया, अब 2 भी 3 से छोटा है, फिर x प्लस प्लस हो गया 3 हो गया, अब 3 भी 3 के बराबर है, फिर x प्लस प्लस हो गया 4 हो गया। अब 4 3 से बराबर नहीं है, छोटा भी नहीं है। अब लूप से बाहर आओगे देन आपका ये एसओपीएलएन मिलेगा और x की वैल्यू आपकी 4 प्रिंट हो जाएगी। गॉट इट? कंडीशन जब ट्रू होती है तब तो नीचे ही आता है डायरेक्ट। तो कंडीशन 4 पे फॉल्स हो गई तब तो बाहर आएंगे। लेकिन सर फॉर का तो वहां तक रहता है ना, मतलब एक स्टेटमेंट तक रहता है उसका मतलब कंट्रोल। क्या पगलापन बात कर रहे हो, x की वैल्यू 3 तक चलाइए, 3 यस सर। इक्वल है, कंडीशन ट्रू थी तो ट्रू होने पे नीचे नहीं आना है हमने कहा है क्योंकि सेमीकोलन लगा है, तो इसको ऊपर ले जाओ। और x प्लस प्लस 4 हो गया तो 4 इज लेस देन इक्वल टू 3, कंडीशन फॉल्स। अब जब कंडीशन फॉल्स ही हो गई तब तो बाहर आना ही पड़ेगा ना, और बाहर आओगे तो ये एसओपी जो लिखा है ये लूप का हिस्सा नहीं है, तो लूप से जब बाहर आओगे तो ये मिल ही जाएगा, तो x मिल जाएगा। तो x में इस समय x की वैल्यू क्या है लास्ट टाइम 4 पे कंडीशन फॉल्स हुई थी। और सर एक और चीज में मतलब मुझे डाउट था जी बताइए। सर, जैसे हम लोग डेफिनेशन लिखेंगे ऑटो बॉक्सिंग, तो द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ प्रिमिटिव डाटा टाइप टू ऑब्जेक्ट सही है कि रैपर क्लास ऑब्जेक्ट लिखना? इसमें बहुत सारी जगह पर उसकी डेफिनेशन है, ठीक है, और बाकी हमारे उसमें नोट्स में तो है ही, इसको क्यों डिस्कस कर रहे हो, कोई एक डेफिनेशन याद कर लो। ओके, उसके बाद देखिए रिटर्न डेटा टाइप पूछ रहे हैं स्टार्ट्स विद और रैंडम का। तो स्टार्ट्स विद तो बुलियन देता है और रैंडम आपका इंटीजर देता है ना।
ये रैंडम है, सॉरी रैंडम है, राउंड हम समझे थे, तो ये डबल देता है, तो ये वाला आपका सही है। फिर उसके बाद बी का आज का एक और 66 है, और फिर ये आप अपने आप देख लीजिएगा, ये ऐसे यहां प्रिंट हो रहा है। वैल्यू ऑफ फंक्शन कन्वर्ट, तो यहां पे जो रियल उसका मीनिंग है वो प्रिमिटिव डेटा टाइप को स्ट्रिंग में कन्वर्ट करता है, लेकिन हमने कहा ये बोथ तरफ चल सकता है, यानी कि स्ट्रिंग को प्रिमिटिव में या प्रिमिटिव को स्ट्रिंग में, दोनों। तो एप्रोप्रिएट आंसर एमसीक्यू में अगर आता है, ये इसीलिए मैंने अलग से टिक कर रखा है, तो एमसीक्यू में अलग आता है तो प्रिमिटिव टू स्ट्रिंग कहोगे, वैल्यू ऑफ। अदिति या बहुत सारे बच्चे यहाँ पे हैं, समझ पा रहे होंगे। साक्षी, प्रिमिटिव टू स्ट्रिंग कहेंगे, ये थोड़ा सा अलग टाइप का क्वेश्चन हो गया, तो इसको याद रखिएगा, वरना वर्किंग में ये दोनों साइड में चलता है। अब हमें भी तो यहाँ पे फॉलो करना ना, क्योंकि स्ट्रिंग टू प्रिमिटिव भी लिखा है और प्रिमिटिव टू स्ट्रिंग भी लिखा है, तो इसलिए एप्रोप्रिएट प्रिमिटिव टू स्ट्रिंग ही कहेगा। आप बुक में देख सकते हैं, नेट पे देख सकते हैं। उसके बाद रैपर क्लास जावा डॉट लैंग में आती है, ये बहुत जगह पूछा गया है, बाकी ये अपने आप चला लीजिएगा। अगर आपका डाउट है, जैसे हमने कहा अपने आप चला लीजिएगा, आप नहीं चला पा रहे हो तो सर प्रिमिटिव डेटा टाइप कौन सी पैकेज में होते हैं? सारे डेटा टाइप जावा डॉट लैंग में होते हैं। ओके सर, यस सर। हाँ, उसके बाद जो है डिटरमाइन बोथ विजिबिलिटी एंड लाइफ टाइम ऑफ द वेरिएबल नेम डिफाइंड विद इन दैट स्कोप। यहाँ इस क्वेश्चन में कई बच्चे स्कोप मैच कर रहा है तो स्कोप लगा देते हैं, नो। इनकैप्सुलेशन क्या है? रैपिंग ऑफ डेटा एंड इट्स रिलेटेड मेथड इनटू अ सिंगल यूनिट। सिंगल यूनिट क्या है? क्लास। क्लास के अंदर डेटा मेंबर और उससे रिलेटेड मेथड को बंद किया जाता है, रैप किया जाता है। तो जो डेटा मेंबर होते हैं वही आपके वेरिएबल होते हैं, तो वो वेरिएबल का डिसीजन कि उसका स्कोप क्या है, पूरी क्लास है, तो वो इनकैप्सुलेशन से रिलेटेड है, इसलिए यहां पर इनकैप्सुलेशन टिक किया गया। ये अलग टाइप का क्वेश्चन है, थोड़ा सा याद रखिएगा, आप पता नहीं स्कोप लगाओ, वरना स्कोप का मतलब होता है कोई वेरिएबल कहां से कहां तक यूज हो सकता है। उसके बाद यहां पे फर्स्ट वैल्यू इनिशियलाइज लिस्ट एरे करस्पॉन्डिंग इंडेक्स, तो पहली वैल्यू 0 इंडेक्स नंबर पे होती है, ठीक है। मेथड एक्सेप्ट स्ट्रिंग विदाउट स्पेस, कोई स्पेस अगर नहीं इनपुट कर मतलब लेना है इनपुट करते समय तो नेक्स्ट लेते हैं, और स्पेस के साथ में लेना है तो नेक्स्ट नेक्स्ट लाइन लेते हैं। और मोस्ट एक्सेसिबिलिटी जो है एक्सेस स्पेसिफायर की पब्लिक होती है। और फिर बाकी ये तो मैं सॉल्व भी करा चुका हूं, आप लोगों को पता भी होगा, लेकिन अगर कोई लगे कि हाँ नहीं इसको बता दीजिए तो आप याद रखिएगा। अच्छा, इस टाइप का एक क्वेश्चन आ सकता है कि फंक्शन प्रोटोटाइप का मतलब होता है फर्स्ट लाइन ऑफ द फंक्शन इज कॉल्ड फंक्शन प्रोटोटाइप, जिसमें आपका फंक्शन क्या वैल्यू रिटर्न करेगा, फंक्शन का नाम क्या है और उसके गोल वाले ब्रैकेट में पैरामीटर लिस्ट क्या है, इस पूरी लाइन को फंक्शन प्रोटोटाइप कहा जाता है। तो ये लोग क्या करते हैं, ये बता देते हैं कि फंक्शन का नाम सर्च है, और ये भी बता देते हैं इसमें आर्गुमेंट लिस्ट यानी फॉर्मल पैरामीटर आपके क्या है। इन्होंने बता दिया कि 2 फॉर्मल पैरामीटर हैं स्ट्रिंग टाइप के, और एक फॉर्मल पैरामीटर है, एक पैरामीटर है कैरेक्टर टाइप का, 2 स्ट्रिंग है और एक कैरेक्टर है। और ये फंक्शन ये भी बता दे रहे हैं ये इंटीजर वैल्यू रिटर्न कर रहा है, तो इसमें ये लाइन बनाने के लिए आती है। तो कितना आसान है, सब कुछ तो बता दिया। अब आपको मालूम है सबसे पहले रिटर्न टाइप हमें ढूंढना है, तो रिटर्न टाइप इन्होंने क्या कहा, इंटीजर, तो देखो आईएनटी मैच कर रहा है। फिर उसके बाद क्या आता है, फंक्शन का नाम आता है, तो फंक्शन का नाम इन्होंने कहा सर्च है, तो ये देखो सर्च है। फिर उसके बाद पैरामीटर लिस्ट आती है, तो उन्होंने कहा 2 स्ट्रिंग टाइप के होने चाहिए, तो स्ट्रिंग 2 स्ट्रिंग टाइप के होने चाहिए। यहाँ पे क्या लिखा है, 2 आर्गुमेंट, अच्छा 2 ही आर्गुमेंट है, एक स्ट्रिंग टाइप का है और एक कैरेक्टर टाइप का है। तो एक स्ट्रिंग है, देखो स्ट्रिंग एसटीआर लिखा है, एक कैरेक्टर है, तो ये आपका ये वाला बिल्कुल मैच हो गया, बाकी और चीजें मैच नहीं हो रही है, कहीं ना कोई गलती है। अब जैसे ये वाला सी वाला तुम कहो मैच हो रहा है, लेकिन स्ट्रिंग का एस छोटा कर दिया ना, इसलिए ये गलत है। तो ये वाला क्वेश्चन भैया अपना समझ लीजिएगा जरूर। बाकी भी देखिए मैं ऊपर बढ़ रहा हूं, आपको जो क्वेश्चन लगे समझा दीजिए, क्योंकि आउटपुट को आप कहोगे तभी। यस सर वो अभी जो अचीवमेंट वाला आया था वो समझा दीजिए एक बार, हाँ देख लीजिए। ये मतलब डाउट है। ओके कोई बात नहीं। देखिए अचीवमेंट है, रिप्लेस फंक्शन में जितने ई हैं अचीवमेंट में वो ए बना दे, तो ये ए बना दो, ए सी एच आई ए, ई को ए बना दिया, वी ई जो है ए बन गया, और फिर ए एम, और फिर ए बन गया, फिर एन, फिर टी, ये आपका कन्वर्ट हो गया।
और साथ में ये टू लोअर केस भी लगा दिया, इसका मतलब मैंने गलत लिख दिया है, ये कैपिटल है, अब ये मैं बना दे रहा हूं, अब ये लोअर केस में है, ए सॉरी लोअर केस में लिखना है ACHIAVAMANT, ये हो गया लोअर केस हो गया। अब कह रहे हैं इसमें से फोर्थ कैरेक्टर तोड़ दो, तो 0 1 2 3 4, तो 4 पे क्या है, ए है, तो ए टूट जाएगा, क्या दिक्कत है, नहीं समझ में आया? सर वो आ गया समझ में, लेकिन मतलब पहले मुझे लगा था कि खाली कैरेक्टर 4 पे लोअर केस चेंज करना है ई से नहीं एफ। नहीं नहीं नहीं, सब फंक्शन का अलग अलग मतलब निकालो। पहले रिप्लेस फंक्शन ई को ए बनाएगा, तो जितने ई है सब ए बन गए, फिर उसके आगे बढ़ोगे तो जो बन गया है उसको फिर स्मॉल में चेंज करेगा, और फिर स्मॉल में चेंज होने के बाद उसमें से चौथा कैरेक्टर तोड़ ले, बस ये है इसका मतलब। ओके सर। हाँ, आप सबको मालूम है कि आपका ये कौन सा डेटा टाइप, बाइट, बाइट डेटा टाइप का -128 से +127। अच्छा बच्चों, रेंज कभी भी पूछी जाएगी तो मैंने कहा है इंट की और लॉन्ग की और ये आपका शॉर्ट या फ्लोट, इस एक इतने पूछे जाते हैं, इनकी रेंज आपको पता होनी चाहिए, रेंज कभी भी पूछी जा सकती है, एक क्वेश्चन आ गया इसका मतलब आप समझ लो रेंज पूछी जा सकती है। तो ये रेंज वाला टेबल हमने एक बनवाई है आपके क्लास में, ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों में, तो आप उसको देखिएगा। अब यहाँ पे एक चीज बताना चाहते हैं, रेंज कभी भी आएगी तो माइनस वाला जो नंबर होगा उसमें एक डिजिट ज्यादा दिखाई पड़ेगी, और जो प्लस वाला नंबर होगा उसमें एक डिजिट कम, जैसे इसमें 128 है 127, इस चीज को भूलना नहीं, इसको याद रखना कि जो आगे वाला प्लस वाला पोर्शन है वो एक कम होता है और पहले वाला एक ज्यादा दिखाई पड़ता है। हाँ, क्या पूछ रहे थे? सर मैं ये कह रहा था कि सर बाइट डाटा टाइप तो हम लोग साइज क्या लिखेंगे, 1 बिट की 1 बाइट? बाइट का जो है 1 बाइट होता है, बिट तो आपका बुलियन का होता है 1 बिट। साइज जरूर देख सॉरी लीजिएगा यस। बच्चों। फिर देखिए इम्प्लिसिट टाइप को कोरिजन भी कहते हैं, ठीक है। बाकी ये कभी भी एरे स्ट्रिंग आए तो पहले नंबर में इंडेक्स नंबर डाल लीजिएगा, तो यहाँ पे वो यहाँ पे 5th इंडेक्स नंबर पे 66 है, यहाँ पे दिखाई पड़ रहा है। फिर आपका कोई भी फंक्शन का रिटर्न टाइप अगर ना हो तो वॉइड माना जाता है, ये तो बहुत कॉमन क्वेश्चन है, ठीक है। एक कैरेक्टर तोड़ना हो तो कैरेट फंक्शन यूज करते हैं, और मेथड डज नॉट नीड एन ऑब्जेक्ट टू बी इन्वोक्ड। जितने भी, ध्यान दीजिएगा ये अच्छा एक क्वेश्चन है, जितने भी ऐसे फंक्शन जिनको कॉल करने के लिए ऑब्जेक्ट की जरूरत नहीं होती है वो फंक्शन स्टैटिक फंक्शन कहे जाते हैं, स्टैटिक फंक्शन कहलाते हैं। तो यहाँ पे हम लोग जो फंक्शन वॉइड इनपुट, वॉइड कंप्यूट, वॉइड डिस्प्ले बनाते हैं वो कैसे होते हैं, वो नॉन स्टैटिक होते हैं, है ना, क्योंकि उसमें स्टैटिक नहीं लगा होता है। और जैसे मैट डॉट पाव यूज कर रहे हो तो ये स्टैटिक फंक्शन है, क्योंकि इसमें ओबीजे कहीं नहीं लगाया गया है। यदि किसी क्लास का डायरेक्ट क्लास के नाम से तो कॉल कर सकते हो या डायरेक्ट फंक्शन के द्वारा कॉल कर सकते हो, लेकिन ऑब्जेक्ट के साथ में डॉट लगाकर कॉल नहीं करना पड़ता स्टैटिक मेथड को, ये बात थोड़ा सा याद रखिएगा। बाकी करेक्ट डिक्लेरेशन ऑफ एरे, तो ये तो लाइन है ही, आपको पता ही है, बाकी बहुत सारी गलत हैं। अब जैसे यहीं पे वो वाली बात मैंने बताई थी ना कि आप पहला देखो आपको लगे यही सही है और आपने 3 नीचे के ध्यान से नहीं देखे, हो सकता है उसमें छोटा सा एक माइन्यूट अंतर होगा, एमसीक्यू आपका गलत हो जाएगा, इसलिए चारों ऑप्शन पढ़ना ही पढ़ना है, भले हमें सही ऑप्शन मिल गया। ओके, एक स्ट्रिंग को इनपुट कराना है तो नेक्स्ट लाइन होता है, और आपका किसी फंक्शन कॉल करते समय ओबीजे डॉट इनपुट कंप्यूट डिस्प्ले जो भी लिखोगे, तो अगर ये लिखते समय उसके गोल वाले ब्रैकेट में एक ऑब्जेक्ट ही भेज दे, मान लीजिए एक ऑब्जेक्ट 1 बनाया OB1 और एक OB2 बनाया है, तो आपने लिखा OB2 डॉट कंप्यूट और ब्रैकेट में OB1 भेज दिया, तो ये ऑब्जेक्ट भेज रहे हैं, तो ऑब्जेक्ट क्या है, ये रेफरेंस डेटा टाइप है ना, या नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप। तो ऑब्जेक्ट भेजें या एरे भेजें तो ये सब नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप है, तो ये इनको ही रेफरेंस डेटा टाइप भी कहा जाता है, या कंपोजिट डेटा टाइप कहा जाता है, या डिराइव डेटा टाइप कहा जाता है। तो नाम एक जैसे हैं, कंफ्यूज ना होइएगा, इसलिए ये कॉल बाय रेफरेंस लगाया जाएगा। लेकिन अगर यही गोल वाले ब्रैकेट में इंट कैर फ्लोट डबल टाइप का कुछ भेजा जाए तो इसका मतलब ये कॉल बाय वैल्यू
माना जाएगा, कॉल बाय वैल्यू। और ये जो कॉल बाय डेटा लिखा है या कॉल बाय क्लास लिखा है, इसका कोई मतलब नहीं है यहां पर। फिर देखिए among the following not is a relational operator in Java, नॉट अ रिलेशनल। अच्छा, इनमें से रिलेशनल ऑपरेटर काउंट नहीं है, तो ये एंड जो है लॉजिकल ऑपरेटर है, ठीक है। वर्क ऑन हाउ मैनी ऑपरेंड, टर्नरी ऑपरेटर 3 ऑपरेंड यूज करता है, बाइनरी ऑपरेटर 2 ऑपरेंड यूज करता है, और यूनिरी ऑपरेटर 1 ऑपरेंड यूज करता है। ये 2 लोअर केस कैरेक्टर टाइप की वैल्यू रिटर्न करता है। और आपका करस्पॉन्डिंग आईएनटी की रैपर क्लास क्या होगी, इंटीजर होगी। देखो कितना माइन्यूट सा डिफरेंस होता है, आई बड़ा होना चाहिए, पूरा इंटीजर लिखा होना चाहिए। किसी वैल्यू को कांस्टेंट बनाना है, फाइनल कीवर्ड होता है। पार्स आईएनटी, ये जो भी वैल्यू लेता है ये टेम्परेरी वैल्यू होती है, यानी कि दोबारा रन कराओगे फिर वैल्यू बदल सकती है, तो इसलिए यहां पर इसको टेम्परेरी माना जाता है, पार्स आईएनटी मेथड इंटीजर क्लास का। फिर यहां पे इज लेटर और डिजिट लिखा है, तो इज वाले फंक्शन बुलियन वैल्यू रिटर्न करते हैं। तो बुलियन वैल्यू के हिसाब से y जो है, y क्या वो लेटर है, यस वो लेटर है, तो ये n में यस मतलब ट्रू आ जाएगा, तो ये आप ट्रू प्रिंट हो जाएगा। यस नहीं ट्रू, और यस का मतलब 1 भी होता है, तो 1 नहीं ट्रू प्रिंट होता है बाकायदे। फिर उसके बाद देखो इंटीजर डॉट पास आईएनटी था, ये स्ट्रिंग वैल्यू दी गई इसके अंदर, तो ये इसको क्या कर रहा है, न्यूमेरिक वैल्यू में कन्वर्ट कर रहा है, अभी थोड़ी देर पहले बताया था। तो ये 42 नंबर बन जाएगा, और 42 में से -32 करोगे तो 10 आ जाएगा। फिर आपका जो है 2 स्ट्रिंग को कंपेयर करने के लिए अल्फाबेटिकली ऑर्डर में हम लोग बबल शॉट यूज करते हैं, तो उसमें क्या करते हैं, कंपेयर टू लगाते हैं, अगर अल्फाबेटिकली अरेंज करना है। फैंटास्टिक, इसके हिसाब से देख लेना, ये तो अपने आप आ ही जाएगा। अब यहाँ पे देखिए इतने सारे फंक्शन है, तो यहाँ पे ऑर्डर ना बिगाड़िएगा, अंदर वाले फंक्शन को पहले सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे सील फंक्शन है, माइनस वाली वैल्यू में मैं हल्का सा दिखाई भी दे रहा हूं कुछ क्वेश्चन, जैसे -5.8 है, तो आपका ये क्या दे देगा, ये -5 दे देगा 0.0। और ये देखो फ्लोर, ये आपका 2.0 दे देगा, और बीच में कॉमा लगा है, तो -5 की पावर क्या, सॉरी ये क्या हो रहा है, ये ओके, अभी ये उधर से मतलब नहीं है, अभी ये ब्रैकेट्स मैच कर लीजिएगा। ये सील फंक्शन किसके पास है, एबीएस के पास है, तो इसका मतलब -5.0 जो है +5.0 में बदल जाएगा, ये जब एबीएस को मिलेगा। अब ये +5 और ये 2 में पूछा गया कौन सा, मिन फंक्शन छोटा है, तो आपका 2 है। ये बड़ा लाइन थी इसलिए मैंने बता दिया, ब्रैकेट चेक करना जरूरी है। जैसे अभी मैं ही कंफ्यूज हो गया ये कॉमा देखकर, हम सोचे कि इसमें और इसमें कुछ पूछा गया है मिन, लेकिन फिर याद आया ये तो एबीएस लगा है। ब्रैकेट आप ऐसे पेंसिल से हल्का सा बना लीजिए जिससे पता चल जाए कौन फंक्शन किसका है, तो ये पता चल जाएगा कि अच्छा ये इसका है। ओके, हाँ, चूज द करेक्ट आंसर, करेक्ट ऑप्शन, ओके ठीक है। प्रमोट रीयूजेबिलिटी, रीयूजेबिलिटी का वर्ड आ जाए तो आप समझ लीजिए इनहेरिटेंस की बात हो रही, कि बेस क्लास में कोई वेरिएबल है वो सब क्लास में भी यूज हो सके बिना डिक्लेयर किए, तो इसको रीयूज कहा जाता है। और कन्वर्जन इम्प्लिसिट कन्वर्जन इसमें ढूंढना था, तो ये देखो इम्प्लिसिट का मतलब अभी अभी हम लोगों ने डिस्कस किया था, लोअर टू हायर में कन्वर्ट करने को इम्प्लिसिट कहते हैं। तो ये डबल से फ्लोट में कन्वर्ट हो रहा है, तो ये तो हायर टू लोअर कन्वर्ट हो रहा है। बूलियन से कैर में कन्वर्ट हो रहा है, तो बूलियन तो ट्रू फॉल्स होता है, और कैर में कैरेक्टर स्टोर होता है, तो इसका मतलब ट्रू फॉल्स एक कैरेक्टर के रूप में स्टोर ही नहीं हो पाएगा, क्योंकि ट्रू में तो 4 लेटर होते हैं और कैर में जो है एक ही लेटर हो सकता है, इसका मतलब ये भी नहीं हो सकता। या कैर को बूलियन में स्टोर करोगे तो कैर में आप ट्रू स्टोर ही नहीं कर पाओगे, अगर ट्रू स्टोर करो तब तो वो बूलियन में कन्वर्ट हो जाएगा, अदरवाइज नहीं। तो उसमें क्योंकि कैर में तो एक ही लेटर स्टोर कर सकते हैं। यस बेटा, सर इसमें फर्स्ट वाला तो हो सकता है ना, डबल टू फ्लोट, डबल के 8 बाइट्स होते हैं, फ्लोट का 4 बाइट्स होता है। तो बड़े से छोटे में कहां कन्वर्ट कर रही है, ये तो ऑटोमेटिक कन्वर्जन कह रहा ना, इम्प्लिसिट यानी छोटे से बड़े में जो होता है, भूल गई। ऑटोमेटिक टाइप कन्वर्जन किसको कहते हैं, इम्प्लिसिट टाइप कास्टिंग, तो छोटे से बड़े में अपने आप कन्वर्ट होता है। तो 8 बाइट फ्लोट यानी 4 बाइट में कन्वर्ट हो रहा है, तो ये क्या छोटे से बड़े में कन्वर्ट हो रहा है, नो सर। बड़े से छोटे में कन्वर्ट हो रहा है, तो इसलिए इसमें कोई ऑप्शन ही नहीं था, तो ये नन ऑफ दीज होगा।
फिर उसके बाद ये makes a variable belong to a class rather than belong to a instance। याद रखिएगा बच्चों एक चीज, इंस्टेंस वर्ड का मतलब ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट का ही दूसरा नाम इंस्टेंस होता है, ऑब्जेक्ट का दूसरा नाम अगर इंस्टेंस ऑफ अ क्लास कहा जाए तो वो एक ऑब्जेक्ट है। तो यहां पे वो कह रहे हैं कि जो भी वेरिएबल होते हैं वो क्लास को अगर बिलोंग कर रहे हैं रादर देन इंस्टेंस, यानी उनको ऑब्जेक्ट से लेना देना नहीं है, उनको क्लास से लेना देना नहीं, क्लास से लेना देना है। तो क्लास से जिनका लेना देना होता है वो सब स्टैटिक, क्योंकि किसी वेरिएबल को स्टैटिक टाइप का डिक्लेयर कर दो तो उसको क्लास वेरिएबल बोलते हैं ना। अगर स्टैटिक टाइप का डिक्लेयर नहीं किया तो वो वेरिएबल उस क्लास के ऑब्जेक्ट के द्वारा एक्सेस किए जा सकते हैं। तो इंस्टेंस का मतलब यहाँ पे ऑब्जेक्ट है, तो हमें ऑब्जेक्ट के द्वारा एक्सेस नहीं करना, वो कह रहे हैं क्लास के द्वारा एक्सेस करना है, तो उसमें क्या रहेगा, तो स्टैटिक कीवर्ड रहेगा। सर यस सर अगर रियूजेबिलिटी की बात हो रही हो हाँ, और पॉलीमॉर्फिज्म और इनहेरिटेंस दोनों ऑप्शन में हो तो कौन इनहेरिटेंस पॉलीमॉर्फिज्म में वो मैनी फॉर्म होता है, यानी एक फंक्शन को एक से अधिक फॉर्म में बनाना, वो पॉलीमॉर्फिज्म है। इनहेरिटेंस का मतलब पहली क्लास के वेरिएबल और फंक्शन को दूसरी क्लास में रीयूज कर पाना। उसके बाद समझ में आ गया ना। उसके बाद देखिए ये डबल कोट्स है प्लस ये आपका जो है ट्रू है। तो ट्रू क्या है, वैसे तो ये कीवर्ड है लेकिन स्ट्रिंग में स्टोर करोगे तो ये एक वर्ड बन जाएगा, तो ये वर्ड ही इसमें ट्रू स्टोर हो जाएगा और ट्रू प्रिंट करोगे ट्रू आ जाएगा, नल कुछ नहीं आएगा। कोई अगर आपको डाउट हो तो पूछ लीजिएगा, हम आगे बढ़ रहे हैं क्योंकि पता नहीं आज करा पाएंगे नहीं करा पाएंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग कीवर्ड इन जावा, तो जावा का कीवर्ड यहाँ पे दिस कीवर्ड है। दिस कीवर्ड स्ट्रिंग कीवर्ड नहीं है, स्ट्रिंग एक क्लास है, याद है ना, और दैट तो कोई कीवर्ड होता ही नहीं है, और फिर लास्ट वाला तो बेकार ही है, तो दिस कीवर्ड है। अच्छा दिस कीवर्ड का एक एमसीक्यू, मतलब अभी आज के दिन में बता रहा हूं, दिस कीवर्ड का एक एमसीक्यू कल पेपर में आना चाहिए, मेरा मन कह रहा, और इसलिए मैं इस चीज को यहां पे लिखे दे रहा हूं कि दिस से रिलेटेड कोई भी चीज आएगी तो इसमें ये एक वर्डिंग मिलेगी, करंट कॉलिंग ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट करंट कॉलिंग ऑब्जेक्ट को दिस कहते हैं। दिस एक ऑब्जेक्ट की तरीके से वर्क करता है, जैसे ओबीजे डॉट करके फंक्शन कॉल करते हो ऐसे दिस डॉट करके भी फंक्शन कॉल हो सकता है, तो वो करंट Sir, कॉलिंग ऑब्जेक्ट होता है। हाँ यस बेटा। this represents the object. This represents the object which includes invoking of the member functions. इन्वोकिंग का मतलब कॉलिंग, ठीक है, सर ये डेफिनेशन सही है ना? वो डेफिनेशन सही है, लेकिन ये डेफिनेशन पॉपुलर है, करंट कॉलिंग ऑब्जेक्ट उस डेफिनेशन में जरूर आना चाहिए जिसके बारे में। और बच्चा हम आपको बता दें निखिल, डेफिनेशन बहुत कम पूछी जाएंगी, ये सब ऊट पटांग चीजें जो हैं यही आएंगी। इस सीट को बहुत कायदे से लगा लेना रात को, डेफिनेशन बहुत कम आने वाली है पेपर में, मुश्किल से 1 या 2 बस, और वो भी ना भी आए ये हो सकता है। ओके बाकी ये अपना निकाल लीजिएगा, अगर आपको डाउट हो रहा हो तो आप कह दीजिएगा, मैं बता दूंगा। यहाँ पे जो सस्पिशियस कुछ हैं वो मैं बताना चाहूंगा, जैसे यहाँ पे स्ट्रिंग str में नल स्टोर है और उसके बाद str के साथ में ये कॉन्कैट कर रहे हैं कोलकाता को, तो यानी कि कॉन्कैट का मतलब तो ज्वाइन कर देना होता है, और नल का मतलब उसको ब्लैंक या खाली कराया गया है, ठीक है। अब यहाँ पे ये क्या रिजल्ट आएगा, तो यहाँ पे नन ऑफ दिस, कोई भी रिजल्ट यहाँ पे मिल नहीं रहा, क्योंकि जब कोलकाता को नल में ऐड करोगे तो कोलकाता ही बन जाएगा, ठीक है। लेकिन ये सिस्टम पे चला के अगर देखोगे तो ये एरर दिखाएगा, अगर पहले आपने नल स्टोर कर दिया। कंस्ट्रक्टर जो जैसे स्ट्रिंग s इक्वल टू न्यू स्ट्रिंग लिखते हो तो लास्ट में जो स्ट्रिंग होती है वो कंस्ट्रक्टर कॉल हो रहा होता है उस स्ट्रिंग क्लास का, लेकिन यहां पर हम लोग उस कंस्ट्रक्टर के थ्रू नल ही स्टोर होता है, यानी ब्लैंक स्पेस तरीके का कुछ स्टोर होता है, वैक्यूम क्रिएट होता है। लेकिन अगर हम डायरेक्ट नल स्टोर करते हैं तो फिर हम यहाँ पे ये कॉन्कैट नहीं कर पाएंगे। अगर आपने वैसे स्ट्रिंग डिक्लेयर की है तो कॉन्कैट करते हो तो कोलकाता इसमें आ जाएगा, इसलिए यहाँ पे कोई यहाँ पे ये मैच नहीं कर रहा था, इस लाइन में आपकी एरर आएगी, ये एरर मैंने लिख दिया, ये एरर आएगी यहाँ पे। अच्छा सर ये अगर डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर में होता तो फिर कोलकाता आंसर आ जाता ना इसका? हाँ तब आ जाता। ओके एंट्री कंट्रोल ये तो सब पता ही है आप लोगों को। अच्छा ये भी क्वेश्चन थोड़ा अलग तरीके का था, इसको एक बार और पढ़ लीजिएगा, ठीक है। तो इसमें एम्बिगुअस इन्वोकेशन
ये इसका आंसर है, पक्का मैंने देख लिया है और इसको याद कर लीजिएगा। मैं अभी डेफिनेशन लंबी है, पढ़ना नहीं चाहता हूं। ये देखो सोल्यूशन मैंने कर ही दिया है, ये भी हो गया। आप बोल दीजिएगा जहां पर आपको लगे कि हमें पूछना है, मैं आगे बढ़ा रहा हूं। अच्छा देखो, यहाँ पे कई बच्चे फ्लोट भी लिख सकते थे, लेकिन क्योंकि फ्लोट होता तो यहाँ पे 2.5f जरूर लगा होता अगर फ्लोट होता, और नहीं लगा है तो बाय डिफॉल्ट पॉइंट वाली वैल्यू डबल मानी जाती है, इसलिए डबल। पब्लिक प्राइवेट प्रोटेक्टेड ये क्या है? इनको एक्सेस स्पेसिफायर, इनको विजिबिलिटी मोड मॉडिफायर कहिए या एक्सेस स्पेसिफायर, दोनों नाम होते हैं। java.lang तो बहुत ही पॉपुलर है, सारी रैपर क्लासेस उसी के अंदर होती हैं। और कंस्ट्रक्टर में अगर कोई आर्गुमेंट नहीं है गोल वाले ब्रैकेट में तो उसको जीरो आर्गुमेंट कहा जाएगा। ये वाला क्वेश्चन फिर से वैसे आएगा कि ये नंबर स्ट्रिंग फॉर्म में है, इसको पहले नंबर में कन्वर्ट करेगा दोनों को, और फिर उसके बाद इनको ऐड कर देगा, तो आपका ये रिजल्ट आ जाएगा। इसमें m स्मॉल m का ढूंढ रहे हैं देखो मलयालम में, अब क्योंकि फंक्शन सारे केस सेंसिटिव होते हैं तो स्मॉल m इसमें है ही नहीं, इसलिए -1 आ जाएगा। एंड स्विच बूलियन रिजल्ट देता है। जेवीएम इंटरप्रेटर है। वॉइड एक वॉइड इज एन कीवर्ड, वॉइड एक कीवर्ड है, और कोई फंक्शन अगर वैल्यू रिटर्न नहीं कर रहा है तब वहां पे वॉइड लगाया जाता है। और किसी भी फंक्शन का नाम क्लास के नाम से मैच हो रहा है और उसमें आर्गुमेंट लिस्ट भी है तो उसको पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर कहते हैं। और आपका इसमें कीवर्ड में ये ट्रू है, बाकी कोई कीवर्ड नहीं है, आप देख सकते हैं कीवर्ड की लिस्ट में। और इनवैलिड स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग, तो क्लास देखो, ये रियल में डेफिनेशन पे गौर करो। ऑब्जेक्ट इज अ इंस्टेंस ऑफ अ क्लास होता है, ऑब्जेक्ट इज अ इंस्टेंस ऑफ अ क्लास, और यहां क्या कह दिया गया? क्लास इज अ इंस्टेंस ऑफ एन ऑब्जेक्ट, तो रॉन्ग हो गया। बाकी ये सब क्लास की डेफिनेशन है। क्लास के अंदर डेटा, क्लास इज अ डेटा टाइप भी होता है, यूजर डिफाइंड डेटा टाइप क्लास कहा जाता है। क्लास एक ऑब्जेक्ट फैक्ट्री भी होता है क्योंकि क्लास के अंदर बहुत सारे ऑब्जेक्ट बनाए जाते हैं। और क्लास ब्लूप्रिंट होता है, तो इसके अंदर ब्लूप्रिंट का मतलब एक तरीके से फंक्शन क्या रहेंगे, वेरिएबल क्या रहेंगे, इसको बताना ही ब्लूप्रिंट होता है। ये सब कीवर्ड है क्लास की डेफिनेशन के। सेपरेट कॉपी जैसे कि अगर फंक्शन प्रोग्रामिंग में जो ग्लोबल वेरिएबल है तो कुछ वेरिएबल आपने डायरेक्ट डिक्लेयर कर दिया INT A ग्लोबल वेरिएबल के रूप में, और कुछ वेरिएबल आपने स्टैटिक INT A डिक्लेयर किए हैं। तो जो INT A है वो तो उस क्लास के अगर दो ऑब्जेक्ट बनाए गए तो दोनों ऑब्जेक्ट OB1 भी A के लिए मेमोरी बनाएगा और OB2 भी A के लिए अलग मेमोरी बनाएगा, OB2 सेपरेट मेमोरी बनाएगा, OB2 भी A के लिए ही मेमोरी का है। लेकिन अगर स्टैटिक टाइप का डिक्लेयर है तो OB1 और OB2 एक ही मेमोरी को शेयर करेंगे, जो A के लिए मेमोरी बनेगी। अब OB1 जो चेंज करेगा वो भी वही A की मेमोरी में जाएगा, OB2 जो चेंज करेगा वो भी A की ही मेमोरी में जाएगा। तो स्टैटिक में सिंगल मेमोरी बनती है और सारे ऑब्जेक्ट उसको शेयर करते हैं क्लास के। और अगर सेपरेट कॉपी बना रहे हो तो इसका मतलब वो इंस्टेंस वेरिएबल है, तो इसको इंस्टेंस वेरिएबल कहा जा रहा है, इसको क्लास वेरिएबल कहा जा रहा है। दोबारा देख लेना वीडियो तो बहुत अच्छा लगेगा, ये बहुत डीप कॉन्सेप्ट मैंने बताने की कोशिश की है। बाकी देखिए यहां पे सेकंड लास्ट कैरेक्टर बता रहे हैं, लास्ट कैरेक्टर होता तो n-1 और सेकंड लास्ट कैरेक्टर है तो n का मतलब लेंथ -2 हो जाएगा, ये है। फिर आपका जो है फ्रैक्शनल वैल्यू, किसमें फ्रैक्शनल वैल्यू नहीं होती है? तो देखो इफ कंडीशन में भी पॉइंट वाली वैल्यू यूज कर सकते हैं, एरे में भी यूज कर सकते हैं, नेस्टेड इफ में भी यूज कर सकते हैं, लेकिन स्विच केस में या तो कैरेक्टर या तो इंटीजर। इसको सॉल्व कर लेना, मैंने वैल्यू लिख दी है, ये भी आसान है। यहां पर ये समझ में आ रहा ना? किसी को नहीं पूछ रहे तो नहीं बताएंगे, आंसर टिक लगे हैं, ये दिखा दिया है बस, ये भी अपना निकाल लेना, अगर कंफ्यूजन हो तो पूछ लीजिएगा। ओवरलोडेड मेथड कंसिस्ट ऑफ, तो उसमें फंक्शन का नाम, मेथड का नाम सेम होता है विद डिफरेंट पैरामीटर लिस्ट, यही आपका फंक्शन ओवरलोडिंग की डेफिनेशन भी थी।
फिर इसमें ये लॉजिकल एरर है, लॉजिकल एरर या रन टाइम एरर या एक्सेप्शन। तो लॉजिकल एरर मैंने लगाया है, क्यों? देखो n में 4 है और 4 की फैक्टोरियल वैल्यू क्या आएगी? 24 आएगी। ये बता दिया इन्होंने, 4 है और 4 की फैक्टोरियल वैल्यू इस तरीके से निकालोगे तो ये 24 आएगी। ठीक है, अब यहां पे लूप में देखो, लूप में क्या कर रहे हैं? फैक्टोरियल वैल्यू में f इक्वल टू क्या होना चाहिए बच्चों? 1 तो यहाँ पे f की जगह पे a ले रहे हैं, तो a में इन्होंने क्या ले लिया है? 0 ले Zero. लिया, ले तो लिया है। वो हाँ, और लॉजिकल एरर है। बाकी देखो सब कुछ सेम है, लूप भी सही चलाया है, मल्टीप्लाई वाला कैलकुलेशन भी सही किया है, सिर्फ इन्होंने क्या किया कि a इक्वल टू 0 ले लिया। तो यानी कि प्रोग्राम तो फैक्टोरियल वैल्यू का बना है, लेकिन धोखे से a इक्वल टू 1 की जगह पे a इक्वल टू 0 ले लिया। तो आउटपुट आपका क्या 4 का 24 आएगा? नो सर। इसीलिए इसको लॉजिकल एरर कहेंगे, लेकिन आउटपुट तो आएगा ना 0। तो यस सर, यस हाँ, तो लॉजिकल एरर में आउटपुट तो आता ही आता है, बस तुम्हारा डिजायर्ड आउटपुट नहीं आएगा क्योंकि तुमने कोई सिली सी मिस्टेक्स कर दी होगी। सर। यस सर बॉक्सिंग और ऑटो बॉक्सिंग सेम होता है ना? हाँ, बॉक्सिंग और ऑटो बॉक्सिंग सेम है, अनबॉक्सिंग अलग है, अपोजिट वाला केस। ठीक है, ये आप देखते रहिए, जहां पर आपको लगे कि हम बता दें वहां पे पूछ लीजिएगा। ये टर्नरी ऑपरेटर है, तो इसको दूसरा नाम कंडीशनल असाइनमेंट ऑपरेटर या कंडीशनल ऑपरेटर के नाम से जाना जाता है। और पार्स आईएनटी इंटीजर रैपर क्लास का फंक्शन है। और आपका यहाँ पे विच इज एक्सेसिबल ओनली विद इन अ सेम क्लास, अपनी ही क्लास में अगर यूज करना है तो प्राइवेट होता है, अपनी क्लास और अपने से इनहेरिटेड या डिराइव्ड क्लास में यूज करना है तो प्रोटेक्टेड होता है, और अपनी क्लास अपने से डिराइव्ड क्लास या सेम पैकेज की क्लास सब में यूज करना है तो पब्लिक होता है। और बच्चों यहाँ पे एक पॉइंट मैं और बता दूं, अगर फंक्शन प्रोग्रामिंग में किसी भी ग्लोबल वेरिएबल के साथ पब्लिक प्राइवेट प्रोटेक्टेड कुछ भी नहीं लगाया गया तो बाय डिफॉल्ट उसको क्या माना जाएगा? डिफॉल्ट, क्योंकि 4 तरह के स्पेसिफायर होते हैं, पब्लिक, प्राइवेट, प्रोटेक्टेड और डिफॉल्ट। तो जब वेरिएबल डिक्लेयर करते समय या फंक्शन डिक्लेयर करते समय आपने कोई एक्सेस स्पेसिफायर नहीं लगाया तब डिफॉल्ट होता है, अदरवाइज डिफॉल्ट कोई कीवर्ड नहीं है। सर फ्रेंडली भी होता है? नहीं, फ्रेंडली नहीं होता है, वो C++ में होता है, जावा में नहीं होता। और फ्रेंडली को ही का ऑप्शनल रूप डिफॉल्ट है जो लिखना नहीं पड़ता है। उसमें ये क्वेश्चन हम बता रहे थे कि बाय डिफॉल्ट जब कोई एक्सेस स्पेसिफायर डेटा टाइप या वेरिएबल के साथ नहीं यूज किया जाता है तो कौन सा एक्सेस स्पेसिफायर माना जाता है? तो डिफॉल्ट माना जाता है। ओके, कांस्टेंट वैल्यू बनानी है कांस्टेंट इनिशियलाइजेशन के लिए तो फाइनल कीवर्ड होता है, ये आप अपना कैलकुलेट कर लीजिएगा। और हैपन कंस्ट्रक्टर हैज अ रिटर्न टाइप। अब देखो ये इंटरेस्टिंग क्वेश्चन था, ये बच्चों इंटरेस्टिंग क्वेश्चन था, क्या कि कंस्ट्रक्टर अगर आपका जो है वैल्यू रिटर्न कर रहा है तो उसको इसमें से कौन सी एरर मानी जाएगी? और हम लोगों ने सबने पढ़ा है कि कंस्ट्रक्टर वैल्यू रिटर्न नहीं करता, पता है ना? यस सर। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो ध्यान दो। तो कोई लगा देगा ये कंपाइलेशन एरर है, एरर मतलब कंपाइल करते समय एरर आ जाएगी, कोई कहेगा हो सकता है रन करते समय एरर आ जाए, कोई कहेगा इलीगल एक्सेस एरर है, लेकिन रियल में ऑप्शन सही ये है, कंपाइल्स, यानी वो कंपाइल भी होगा एंड रन सक्सेसफुली। मतलब कंस्ट्रक्टर में अगर रिटर्न टाइप लगा, जैसे कि मैं इसकी बात कर रहा था, थोड़ा बता भी दूं, जैसे आपने लिखा क्लास XYZ और यहाँ पे INT A लिखा है आपने इंस्टेंस वेरिएबल, और फिर आपने यहाँ पे INT XYZ ये कंस्ट्रक्टर बना रहे हैं और यहाँ पे कुछ पैरामीटर लिया, B ले लिया सपोज दैट, और फिर आपने यहाँ क्या किया, A इज इक्वल टू B कर दिया, और फिर यहाँ पे आपने रिटर्न A या B दोनों में से कोई भी रिटर्न करा दिया। ठीक है, तो देखो आपको मालूम है क्लास का नाम और फंक्शन का नाम अगर मैच हो जाए तो वो कंस्ट्रक्टर फंक्शन है, ये बात सबको क्लियर है? यस सर। और इसके पहले कोई भी डेटा टाइप नॉट इवन वॉइड, यानी वॉइड भी नहीं लिखा जाता, नहीं लिखा जाता, लेकिन अब यहाँ पे अगर ये लिख दिया गया है तो ये मैं कह रहा हूं कि ये कंपाइल भी होगा और रन भी होगा सक्सेसफुली। तो अब फिर क्या हम समझे इस बारे में? तो आप इसको कहोगे कि इस समय इस प्रोग्राम में ये XYZ कंपाइलर एक मेथड की तरीके से ट्रीट करेगा,
कि ये एक फंक्शन है, मतलब ये कंस्ट्रक्टर फंक्शन नहीं है, ये एक नॉर्मल ऑर्डिनरी फंक्शन की तरीके से मानेगा, इसको कंस्ट्रक्टर मानेगा ही नहीं। ये है खाली डिफरेंस। अब इससे ज्यादा अभी नहीं बताया जा सकता। मतलब अगर कंस्ट्रक्टर में रिटर्न टाइप लगा दिया तो उसको कंस्ट्रक्टर को कंस्ट्रक्टर ना कह के कंप्यूटर उसको फंक्शन मानेगा, बस इतना समझ लो। और रन भी होगा, कंपाइल भी होगा। बाकी यहाँ पे कोई आउटपुट ना समझ में आ रहा हो तो पूछ लीजिएगा। ये कोई भी इतने सारे आउटपुट हैं, पूछना है इस वाले को किसी को? नो सर। बता दीजिएगा बच्चों, कई बच्चे अभी तक कर ही नहीं पाए होंगे। ठीक है, ये सब चल रहा है। जहां जहां मुझे लगता है कि ये बताना चाहिए वो तो मैं बता ही दूंगा, बाकी आप अपनी तरफ से पूछ सकते हैं। अब देखो यहाँ प्रोसेस ऑफ डिफाइनिंग मोर देन वन मेथड इन अ क्लास, एक से अधिक मेथड अगर क्लास में डिक्लेयर करते हो डिफरेंशिएट बाय मेथड सिग्नेचर, तो उसको फंक्शन ओवरलोडिंग कहते हैं। अब यहाँ पे कई मल्टीपल, सर 7th वाला बता दीजिए। 7th वाला ये ब्रेक वाला, यस सर। ओके ब्रेक वाला जान लो। देखो ये ए के पास क्या है, 6 है, समझ पा रहे हो ना, ए के पास 6 है और ए ही कंडीशन चला रहा है, तो 6 छोटा है 4 से, बराबर है 4 से, बोलो। नो सर। तो कंडीशन क्या हुई, फॉल्स हो गई। तो लूप से बाहर आ गए, लूप से बाहर आए तो ए को प्रिंट करा दिया, तो ए के पास जो था वही तो प्रिंट करेगा, ए के पास 6 था तो 6 प्रिंट हो गया, बस। ओके सर। लूप के अंदर गए ही नहीं जो तुम चलाओ और ब्रेक लगाओ। ओके ये वाला कोई डाउट किसी को? नो सर। हाँ, अगर एरे देखो आपने कॉल बाय वैल्यू कॉल बाय रेफरेंस डिस्कस किया। कॉल बाय रेफरेंस में प्रिमिटिव डेटा टाइप भेजे जाते हैं और उसमें एक प्रिमिटिव डेटा टाइप की कॉपी फंक्शन को भेजी जाती है, और कॉल बाय रेफरेंस में नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप भेजे जाते हैं जैसे एरे, स्ट्रिंग या क्लास का ऑब्जेक्ट। और नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप अपनी कॉपी नहीं भेजता, ओरिजिनल वैल्यू भेजता है। ओरिजिनल वैल्यू को हम यहां पर रेफरेंस कहते हैं। तो यहां पे लिखा है व्हेन वी पास एन एरे टू अ मेथड, जब हम किसी एरे को मेथड में पास करते हैं तो द मेथड रिसीव क्या, रेफरेंस ऑफ एरे, क्योंकि एरे क्या है, नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप है, तो नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप ओरिजिनल वैल्यू भेजता है अपनी, तो ओरिजिनल वैल्यू को ही हम यहां पे टेक्निकल लैंग्वेज में रेफरेंस बोलते हैं। समझ में आ गया? यस सर। और प्रिमिटिव डेटा टाइप होता तो कॉपी वाला वो ठीक होता। ओके बाकी ये सब अपने आप समझ लेना, छोटी छोटी चीजें हैं, अगर न समझ में आए तो बोलते रहना, मैं बढ़ा रहा हूं आगे। अब जैसे सर 11th वाला एक बार बता दीजिए। यस सर 11th। ये 11th ये दिल्ली वाला, यस सर, थोड़ा मतलब डाउट हो रहा था शायद ओके गलत। ओके ओके, हाँ बस बच्चा बिल्कुल इसीलिए क्लास हो रही। 0 का मतलब है यहाँ दिल्ली आ जाएगा। दिल्ली की लेंथ कितनी, 1 2 3 4 5, 5 लेंथ आ जाएगी इसकी, यहाँ पर मैं लिख भी दे रहा हूँ, यहाँ 5 लेंथ आ जाएगी 0 वाले इंडेक्स नंबर, क्योंकि ये एरे है तो 0 पर ये है, 1 पे ये है, 2 पे ये है, 3 पे ये है, 4 पे ये है। अब यहाँ 3 लिखा है तो यहाँ पे लखनऊ का, यानी 1 2 3 4 5 6 7, यहाँ 7 आ जाएगा। अब बच्चों 5 इज ग्रेटर देन 7, फॉल्स। कंडीशन फॉल्स हो गई, तो यहाँ 5 इज ग्रेटर देन 7, कंडीशन फॉल्स हो गई। हाँ हमें लग रहा है ये कुछ गड़बड़ हो गया, फॉल्स, कंडीशन तो फॉल्स हो गई। उसके बाद नीचे आए, हाँ मैं बात कर रहा हूँ, उसके बाद नीचे आए, अब ए ऑफ 4, 4 पे क्या है, 4 पे आपका जयपुर है, और जयपुर के 0 से 3 लिखा है तो 3 को देखा ही ना करो, सबस्ट्रिंग का मतलब है एक कम देखो, तो 0 से 2 तक तोड़ लीजिए, तो 0 1 2 यानी जय आ जाएगा। तो यहाँ पे आया फॉल्स, और देखो एलन नहीं लगा है, इसका मतलब फॉल्स, और साथ में क्या आ जाएगा बच्चों, फिर से बताओ साथ में क्या आ जाएगा, जय। जय फॉल्स डी वाला। कहाँ पे लिखा है ये, ठीक है मैं इसको करेक्ट कर दे रहा हूँ, ये फॉल्स जे आएगा। अरे हमारे मतलब इसको जब सॉल्व कर रहे थे तो इतने ज्यादा पेजेस थे कि इसको चेक करते करते हमारी आंखें दर्द होने लगी, और मन हो रहा था कहीं भाग जाए, इतना ज्यादा जो है टाइम लग रहा था मुझे। ठीक है अच्छी बात है ये डिस्कस हो गया, तो फॉल्स हो जाएगा। 12th वाला भी बता। 12th ये एरे वाला, यस सर। ओके
देखिए ये तो बहुत आसान है। वो एक होता है हम डायरेक्ट एरे डिक्लेयर करके करली ब्रैकेट के अंदर कॉमा लगा के सारी वैल्यू लिख दें, एक तो ये तरीका है। एक है हम एक एक इंडेक्स नंबर पे एक एक वैल्यू देना चाहते हैं, तो वो तरीका ये है, सेमीकोलन लगा लगा के अलग अलग इंडेक्स नंबर। जैसे ये 5 है तो इसका मतलब हम अगर ऐसे लिखते हैं INT ए स्क्वायर ब्रैकेट इज इक्वल टू करली ब्रैकेट, और देखो ये 4 है, 4 8 2 4 8 7 12 और 3। आप ऐसे लिखते तब भी वही मतलब होता, और ऐसे लिखोगे तब भी वही मतलब। पहली बात तो ये। दूसरी बात 2 + 3, 2 + 3 करो तो कितना आ गया 5। तो देखो 0 1 2 3 4, और 5 वाला कोई इंडेक्स नंबर है? नो सर। नहीं है। नो सर। तो ये इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड बताएगा ना, एरे इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड, उसको यस सर। रन टाइम एरर कहते हैं, उसको रन टाइम एरर कहते हैं। ठीक है बच्चा? सर कंपाइलेशन एरर फिर किसको कहते हैं? अरे जब प्रोग्राम रन ही ना होने, मतलब प्रोग्राम कंपाइल ही ना होने दे, रन तक पहुंचने ही ना दे। जैसे कि सेमीकोलन नहीं लगाया, कर्ली ब्रैकेट खोला बंद नहीं किया, डबल कोट्स स्टार्ट किया बंद नहीं किया, स्टैटिक का सॉरी स्ट्रिंग का एस छोटा कर दिया, सिस्टम का एस छोटा कर दिया। कंपाइलेशन एरर का मतलब है सिंटैक्स एरर। ओके 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 सर। ये ठीक है? सर ये कंपाइल टाइम एरर और रन टाइम एरर सेम हो बकवास है करो। जब सिंटैक्स एरर ना हो तो इसका मतलब प्रोग्राम रन हो गया, और प्रोग्राम रन होते समय कोई एरर आ जाए तो वही रन टाइम एरर हो गई। जैसे कि जी डिवाइडेड बाय 0, एरे इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड, स्ट्रिंग इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड, इस तरीके की बहुत सारी हो सकती है। इस वाले क्वेश्चन में पूछ लेना, शर्माना नहीं। अब देखो ओए सारे बच्चे, देखो यहाँ पे इंटीजर हाँ देखो ये वही वाला आ गया। देखो INT इंटीजर लिखा है ना, तो INT तो डेटा टाइप है, और यहाँ पे इंटीजर जो है ये रैपर क्लास ऐसी ही होती है, लेकिन यहाँ पे कंप्यूटर इसको वेरिएबल का नाम मानेगा। ऐसे ही कैर तो डेटा टाइप है, लेकिन ये स्ट्रिंग जो लिखा है तो ये तो स्ट्रिंग क्लास होती है, लेकिन यहाँ पर कंप्यूटर इसको वेरिएबल का नाम मानेगा। स्ट्रिंग वेरिएबल का नाम के रूप में यूज हो रहा है, तो अब ये स्ट्रिंग वो वाला स्ट्रिंग नहीं है जो क्लास होती है। और इसमें 24 स्टोर है, इसमें आई स्टोर है। अब इंटीजर को प्रिंट कराओगे तो कितना अटपटा लग रहा है कि इंटीजर प्रिंट करा रहे हैं, इंटीजर तो हमारी रैपर क्लास होती है ना, ये तो एक वेरिएबल है। जैसे INT ए लिखते हैं ऐसे INT इंटीजर लिख दिया, तो ये आपका 24 प्रिंट कर देगा, और ये आपका आई प्रिंट कर देगा। तो 24i, और लाइन चेंज हुई नहीं है इसलिए 24i आ जाएगा। क्लियर? यस सर। ठीक है, ये अपना कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग का प्रोग्राम है। ये कोई कंफ्यूजन हो तो पूछ सकते हैं, इसमें कोई कंफ्यूजन हो तो पूछ सकते हैं। आपने अगर देखे होंगे तो आपको पता होगा कौन सा आया कौन सा नहीं आया। और जो मैंने टिक किए वो इस टाइप के हैं, बाकी ये पेपर में पहले से टिक थे, उनको ना मान लेना, ये टिक था मेरा। इसलिए बार बार अलग अलग पेपर में मैंने कोशिश की है अलग अलग पेन यूज करने के लिए। कोई दिक्कत हो? सर हाँ सर डू वाइल में सर आखिरी में जो वाइल होता है उसके बाद सेमीकोलन लगता है ना? लगता ही लगता है, पूरा साल हो गया तुमको अब ये चीज याद अब जान पाए तुम है। ओके, फिर यहां पर कोई नहीं? नहीं सर। हाँ आ गया ना? यस सर। ये तो ऐसा ही है, ठीक है आगे बढ़ते हैं। चलिए नया पेपर आ गया। एक कैरेक्टर को स्टोर कराना तो नेक्स्ट डॉट कैरेट 0। अब जैसे इतने सारे नेक्स्ट है आप कंफ्यूज हो जाओगे, तो यहाँ नेक्स्ट के आगे गोल वाला ब्रैकेट लगा होना चाहिए, ये याद रखो। फिर डॉट कैरेट 0 भी गोल वाले ब्रैकेट में होना चाहिए। अब नेक्स्ट डॉट, अब मान लीजिए ये वाला लाइन ऊपर लिखा होता है तो आप जल्दीबाजी में देखते हैं अरे नेक्स्ट डॉट कैरेट लिखा है, बस यही वाला है, जबकि पूरे ऑप्शन पढ़ना बच्चा। यहाँ पे ऑड वन, ये सब रिलेशनल है और ये आपका लॉजिकल है। क्लास को ऑब्जेक्ट फैक्ट्री कहते हैं, और बाकी इसमें जो लिखा है आप समझ लो। यहां पर नॉट अ स्ट्रिंग लिटरल, स्ट्रिंग लिटरल कौन नहीं है? तो जो डबल कोट्स में है वो सारे स्ट्रिंग लिटरल है, जो डबल कोट्स में नहीं है वो स्ट्रिंग लिटरल नहीं है। चाहे नंबर हो, चाहे कैरेक्टर हो, चाहे कुछ और हो, डबल कोट्स में है तो वो स्ट्रिंग लिटरल है। स्ट्रिंग लिटरल का मतलब स्ट्रिंग की फिक्स्ड वैल्यू कोई डबल कोट्स के अंदर। और कहीं भी इनहेरिटेंस का नाम आ जाए जान जाना कि ये रीयूजेबिलिटी की बात हो रही है। और रैपर क्लास
कैरेक्टर कैर की कैरेक्टर का सी बड़ा होना चाहिए, पूरा कैरेक्टर होता है। ये कोई कंफ्यूजन हो तो पूछ सकते हो, नहीं तो मैं आगे बढ़ रहा हूं। मैट डॉट पाओ, देखो मैट डॉट पाओ, ये क्या इसका ऑप्शन का टिक नहीं लगा है। मैट डॉट पाओ डबल टाइप की वैल्यू रिटर्न करता है ना। यस यस सर। हाँ ये तो सबको ही पता है। देखो यहाँ पे भी क्या किया, ये दो स्ट्रिंग में चीजें स्टोर हैं स्ट्रिंग के अंदर, और इसको डबल डॉट वैल्यू ऑफ से नंबर में कन्वर्ट कर लिया गया। फिर नंबर में कन्वर्ट करने के बाद दोनों पॉइंट में वैल्यू आ जाएंगी। ये सिंटैक्स एरर है कि यहाँ पे डी छोटा होना चाहिए, ये डी छोटे होने चाहिए, ठीक है, ये डेटा टाइप है। और फिर दोनों को वैल्यू को जोड़कर जो भी वैल्यू आई, यानी कि आपका इनको जोड़ दिया मैंने तो 98 पॉइंट समथिंग आया, और आईएनटी लगा तो इसको इंटीजर में कन्वर्ट कर देगा। तो यहाँ पे 98 का 98 इसमें पहुंचा, और 98 के आगे पहले टाइप कास्टिंग करके कैर में चेंज कर दिया, तो ये 98 बी का होता है, स्मॉल वाला। ये देखो बच्चों सेमीकोलन वाला फॉर लूप बहुत अच्छा है, इसको इनफाइनाइट लूप कहते हैं। ये काफी पॉपुलर क्वेश्चन है, कभी भी आ सकता है। बाकी वो पूछ रहे हैं कि 3 नंबर जो है किस इंडेक्स नंबर पे है, तो 3 नंबर जो है 0 1 2 2 पे है, तो इंडेक्स नंबर 2 पे 3 है। और यहां इंटीजर डॉट टू स्ट्रिंग, ये एक नया फंक्शन है कि इंटीजर वैल्यू को स्ट्रिंग में कन्वर्ट करने के लिए वैसे वैल्यू ऑफ होता है, लेकिन अगर इंटीजर डॉट टू स्ट्रिंग एक फंक्शन है जो किसी भी प्रिमिटिव डेटा टाइप को स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट कर सकता है। तो अगर इंटीजर डॉट स्ट्रिंग लिखा है तो इंटीजर वैल्यू को स्ट्रिंग में कन्वर्ट करेगा, अगर फ्लोट डॉट टू स्ट्रिंग लिख दें तो फ्लोट वैल्यू को स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर देगा। ये ध्यान रखना, ये एक नया फंक्शन है। सर ये एग्जाम्पल के साथ समझा दीजिए। अरे बच्चा इतने से काम चल जाता। खैर, अगर आपने यहाँ पे कोई एक इंटीजर वेरिएबल ले रखा है int a इक्वल टू 5, और आप चाहते हो ये स्ट्रिंग में कन्वर्ट हो जाए 5, तो आपने यहाँ लिखा स्ट्रिंग s इज इक्वल टू इंटीजर डॉट टू स्ट्रिंग, और ब्रैकेट में आपने a लिख दिया। तो ये क्या होगा, टू स्ट्रिंग का काम है स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर देना किसी नंबर को। तो अगर वो इंटीजर है तो इंटीजर नंबर कन्वर्ट हो जाएगा, तो इंटीजर डॉट टू स्ट्रिंग लगाया। अगर यहीं फ्लोट डॉट टू स्ट्रिंग लिख दें तो ये आपका 5.0 इसमें स्टोर हो जाएगा ऑटोमेटिकली। अब इसी जगह पर अगर वैल्यू ऑफ यूज करते, स्ट्रिंग s इज इक्वल टू स्ट्रिंग डॉट वैल्यू ऑफ का वो बड़ा होता है a, ये दोनों लाइनें सेम वर्क कर रही हैं। रुद्रांशी समझ में आ गया? यस सर। हाँ, फोटो तो ले लिया करो तुरंत। दोनों लाइनें सेम वर्क कर रही कि किसी भी प्रिमिटिव डेटा टाइप को स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट करना, और एज इट इज कन्वर्ट होगा, इसका टाइप कास्टिंग से कोई लेना देना नहीं है। उसके बाद रैपर क्लास जावा डॉट लैंग में होती है, और कंस्ट्रक्टर का काम क्या होता है, इनिशियलाइज इंस्टेंस वेरिएबल। इंस्टेंस वेरिएबल का मतलब जो ग्लोबल वेरिएबल थे बिना स्टैटिक लगाए, तो इंस्टेंस वेरिएबल को कोई भी डिफॉल्ट वैल्यू 0 0 डालने के लिए कंस्ट्रक्टर का यूज होता है। ये वाला क्वेश्चन समझ में आ गया सबको? पूछना तो नहीं सर ये बार बता दीजिए। नहीं समझ में आया? ठीक है, देखो ये बीच वाला लूप जो है फर्जी में लगाया गया है, इससे कुछ हो नहीं रहा है, खाली ऊपर वाला लूप चल रहा है, और जब बीच वाला लूप फॉल्स होगा तो नीचे आएगा, और नीचे आएगा तो ये विन प्रिंट हो रहा है स्पेस के साथ में। तो देखो 5 से 7 तक चलाओगे तो 5 चलेगा, 6 चलेगा, 7 चलेगा, यानी 3 बार चलेगा, ये 3 बार चलेगा। ठीक सर, आ गया। और अंदर वाला लूप कंडीशन ही ट्रू नहीं करेगा, तो ये प्रिंटिंग इंटिंग कुछ हो ही नहीं पाएगी। आप बार बार ऊपर से नीचे आओगे, ये वाला लूप चलेगा नहीं, तो बाहर आओगे, पहला विन प्रिंट हो गया। फिर जब i6 हो गया तो ये फिर से नहीं चला, ये चला नहीं, चला का मतलब चला, लेकिन इससे कोई काम नहीं हुआ, क्योंकि इसमें तो डबल कोट्स में स्पेस भी नहीं दिया गया है, तो इससे कोई काम ही नहीं हुआ। 2 से पहले 5 तक चला, 2 से लेस देन 5 चला, तो इसमें डबल कोट्स खाली डाल दिया गया, इससे कुछ होना तो है नहीं। फिर 2 से अगला i प्लस प्लस हो गया, जब 6 हो गया तो 2 से 6 तक चला, तब भी यहाँ कोई काम नहीं हो, लेकिन बाहर आकर विन तो प्रिंट करेगा ना, तो 2 विन प्रिंट हो गए। फिर अब जब i की वैल्यू 7 हो गई तो फिर से 2 से 6 तक चलाइए, तब फिर डबल कोट्स देता रहेगा, मतलब कुछ करेगा नहीं, और लूप से बाहर आया, तीसरा विन प्रिंट हो गया बस। और लाइन चेंज हो नहीं रही, इसलिए ये स्पेस देकर आ जाएगा।
ये क्लास की डेफिनेशन है। क्लास वेरिएबल की डेफिनेशन, क्लास वेरिएबल मतलब जो स्टैटिक के साथ में होता है शायद। तो क्लास वेरिएबल आर डिक्लेयर्ड यूजिंग स्टैटिक कीवर्ड, हाँ बिल्कुल सही है, तो सब लिखा ही है। और देखो आगे भी लिख लो, इसको देख लो, आर कॉमन फील्ड फॉर ऑल द ऑब्जेक्ट ऑफ अ क्लास, यानी अगर स्टैटिक वेरिएबल से कोई वेरिएबल डिक्लेयर किया है क्लास में, तो उस क्लास के अगर एक से अधिक ऑब्जेक्ट बनाए हैं तो वो एक ही मेमोरी बनाएंगे उस वेरिएबल के लिए, स्टैटिक वाले वेरिएबल के, और सारे ऑब्जेक्ट सिंगल मेमोरी को ही यूज करते हैं। अभी मैंने मेमोरी बना के दिखाया था, वो यही चीज थी। पूछ लीजिएगा, छोटे छोटे आउटपुट हैं। ये देखो फिर से फंक्शन प्रोटोटाइप पूछ लिया गया बनाने, फंक्शन प्रोटोटाइप मतलब पहली लाइन फंक्शन की बनाने के लिए। और ऑब्जेक्ट के लिए मेमोरी कौन बनाता है? न्यू कीवर्ड बनाता है। न्यू कीवर्ड इज यूज्ड टू एलोकेट मेमोरी फॉर नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप, चाहे एरे के लिए मेमोरी बनाना हो, चाहे स्ट्रिंग के लिए मेमोरी बनाना हो, चाहे ऑब्जेक्ट के लिए मेमोरी बनाना हो, न्यू कीवर्ड ही यूज होता है। रैपर क्लास, राइट टू रैपर क्लास। अच्छा ये तो सेकंड नंबर का क्वेश्चन है। अच्छा प्रोसीजर, वैसे प्रोग्रामिंग कई तरीके हो गए, लेकिन हम लोग मेनली दो तरीके की प्रोग्रामिंग मानते हैं, प्रोसीजर ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग और ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। तो प्रोसीजर ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग जो सी लैंग्वेज आपने कभी सुना होगा लाइफ में, सी लैंग्वेज, तो वो प्रोसीजर ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग है। तो ऐसे इसके पहले बहुत सारी और भी प्रोसीजर ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग होती थी। तो वो सब कैसे चलती थी? टॉप डाउन अप्रोच, नहीं नहीं, ये गलत लिखा है, वो टॉप डाउन ही चलती थी, बॉटम अप नहीं चलती है। कहां गया? ये वाला सही है, टॉप डाउन अप्रोच होता है प्रोसीजर ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। लेकिन अगर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग की बात कही जाए तो वो बॉटम अप होता है, यानी कि नीचे वर्डमेंट बनता है और फंक्शन सब ऊपर होते हैं, तो नीचे से ऊपर जाते हैं। और इसमें सी लैंग्वेज में ऊपर से नीचे की ओर आते हैं। वैसे ये भी बहुत सही है, क्योंकि हम तो फंक्शन सी लैंग्वेज में, क्योंकि हम टीचर हैं, हम ऊपर भी बना लेते थे वर्डमेंट के, नीचे भी बना लेते थे, उसकी तरीके से ये कर दिया था। लेकिन मैंने नेट पे चेक किया था, टॉप डाउन अप्रोच ही माना जाता है। फिर एक्वायर द प्रॉपर्टी ऑफ अनदर क्लास, दो क्लास आपस में जोड़ी जाए और कुछ बात कही जाए तो इनहेरिटेंस हो रहा है वहां पर। और टेम्पलेट के रूप में कुछ अगर हो रहा है तो वो क्लास ब्लूप्रिंट होता है। क्लास की डेफिनेशन में कि क्लास क्या है, तो ब्लूप्रिंट होता है। और क्लास की डेफिनेशन में टेम्पलेट वर्ड भी यूज किया जाता है, विच शेयर कॉमन प्रॉपर्टी एंड बिहेवियर। ये क्लास की डेफिनेशन है। इंस्टेंस, ऑब्जेक्ट का दूसरा नाम क्या है? इंस्टेंस। अभी ऊपर हमने बताया भी था, ये देखो क्वेश्चन भी आ गया। ऑब्जेक्ट को दूसरे नाम से क्या जाना जाता है? इंस्टेंस ऑफ अ क्लास। फिर यहां पर आइडेंटिफायर मतलब वो रूल कि वेरिएबल डिक्लेयर करना है, क्लास का नाम डिक्लेयर करना है, फंक्शन का नाम डिक्लेयर करना है, ऑब्जेक्ट का, किसी क्लास का ऑब्जेक्ट बनाना है। 4 नाम होते हैं ये जो यूजर बना सकता है, तो उसमें रूल जो लगाए गए वो आइडेंटिफायर है। और आइडेंटिफायर रूल क्या कहता है कि किसी भी नाम की स्टार्टिंग डिजिट से नहीं होनी चाहिए, और किसी नाम में अंडरस्कोर या डॉलर साइन लग सकता है, और कोई भी नाम पूरा स्मॉल लेटर में होना चाहिए, और किसी भी नाम में कोई जावा का रिजर्व कीवर्ड नहीं होना चाहिए। ये रूल याद है किसी को? सर पूरा स्मॉल में होना चाहिए? नहीं, स्मॉल कैपिटल दोनों हो सकता है। वेरिएबल का नाम, क्लास का नाम, फंक्शन का नाम स्मॉल कैपिटल दोनों हो सकता है। सर बस उसमें कीवर्ड कोई नहीं होना चाहिए। रिजर्व कीवर्ड नहीं होना चाहिए। अगर मिक्स कर दिया तो वो वर्ड, जैसे ये नल एक रिजर्व कीवर्ड है, लेकिन ये नल वैल्यू लिख दिया गया ना, तो ये एक वेरिएबल का नाम हो गया। यस। उसके बाद फ्लोट की डिफॉल्ट वैल्यू 0.0f, डबल की डिफॉल्ट वैल्यू 0.0d, लॉन्ग की 0l। और यहां पे इसको सॉल्व करोगे 18 आ जाएगा। ना कोई सॉल्व कर पाया हो तो बता दीजिएगा। फिर फंक्शन डज नॉट चेंज द स्टेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट, जब फंक्शन अपने स्टेट यानी फॉर्मल पैरामीटर की वैल्यू को चेंज नहीं करता है तो उसको प्योर फंक्शन कहते हैं। और इफ फंक्शन चेंज द स्टेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट कहा जाए तो वो इम्प्योर फंक्शन होता है। ये डेफिनेशन याद कर लीजिएगा, ये कहीं ना कहीं मिल सकता है, इंपॉर्टेंट है। पैरामीटर्स रिफर्स फॉर्मल पैरामीटर, मतलब फंक्शन डेफिनेशन में जो डेटा टाइप के साथ में दिए जाते हैं वो फॉर्मल पैरामीटर, और फंक्शन कॉलिंग वाले स्टेटमेंट जो दिए जाते हैं वो कौन से होते हैं? वो होते हैं
बच्चा एक्चुअल एक्चुअल पैरामीटर पैरामीटर। एक्चुअल पैरामीटर। ओके ओके, बहुत सारी जगह नाम दिमाग चल रहा है, इस वजह से दिमाग गड़बड़ हो जाता है। और फिर क्लास वेरिएबल कहें या स्टैटिक वेरिएबल कहें, क्रिएटेड वंस फॉर इंटायर क्लास आर शेयर्ड बाय ऑल ऑब्जेक्ट। सिंगल कॉपी शेयर करता है सारे ऑब्जेक्ट अगर स्टैटिक से डिक्लेयर करना है। सर ग्लोबल वेरिएबल भी क्लास वेरिएबल होता है? सर इसमें तो इंस्टेंस भी हो सकता है ना? ग्लोबल वेरिएबल दो होते हैं, एक क्लास वेरिएबल होते हैं, एक इंस्टेंस वेरिएबल होते हैं। क्लास वेरिएबल होंगे तो स्टैटिक कीवर्ड के साथ में डिक्लेयर किए गए होंगे, इंस्टेंस वेरिएबल होंगे तो डायरेक्ट INTA। ओके सर। और दोनों सर तो इसमें इंस्टेंस क्यों नहीं हो सकता है? इसमें इंस्टेंस क्यों नहीं हो सकता है? क्योंकि स्टैटिक लगा दिया गया ना। अच्छा ओके सर। स्टैटिक कीवर्ड का मतलब क्लास वेरिएबल। उसके बाद पब्लिक एक्सेस स्पेसिफायर जो होता है कैन बी एक्सेस विद इन द क्लास इटसेल्फ। सब क्लास में भी पब्लिक यूज हो सकता है, और क्लासेस विद इन द सेम पैकेज। ये पब्लिक की पूरी डेफिनेशन ही लिखी है, बस यहाँ पब्लिक डाल दो, फुल डेफिनेशन है। सर एक बार प्रोटेक्टेड का भी बता दीजिए। प्रोटेक्टेड इटसेल्फ और अपनी इनहेरिटेड क्लास या डिराइव्ड क्लास, बस ओनली। ओके सर। उसके बाद किसी भी फंक्शन की जो डेफिनेशन होती है तो उसमें पहली लाइन जो होती है उसको फंक्शन प्रोटोटाइप कहते हैं। ये क्या है? सर यस 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 सर, यस। सर उसमें तो सेम पैकेज दिया हुआ है। किसमें? सर वही जो इस क्वेश्चन में पब्लिक पर टिक लगा था अभी। अरे पब्लिक, पब्लिक का मतलब सब कुछ जो कुछ लिखा है सब सही है, मतलब पब्लिक कहीं मना नहीं करेगा कि यहां नहीं एक्सेस कर पाते हैं, ऐसे समझ लो। तुम्हारा जो लेवल है प्रोग्रामिंग करने का, मतलब 10th लेवल, उसमें पब्लिक का मतलब हर जगह एक्सेसिबल है, जो भी लिखा है कहीं नॉट नहीं लगा होना चाहिए। अभी हम क्या पढ़ रहे हैं? ऑब्जर्व फंक्शन। फंक्शन दिस, फंक्शन ये दिया गया है, ठीक है, और इसमें ऑब्जर्व क्या करें? प्योर फंक्शन। अच्छा प्योर फंक्शन, देखो ये प्योर फंक्शन क्यों लगा है? क्योंकि प्योर फंक्शन में फॉर्मल पैरामीटर के वेरिएबल्स की वैल्यू चेंज नहीं होती है, तो ऐसे पहचाना गया। देखो यहां पर ये फंक्शन है, फंक्शन 1, और इसमें int x और int y लिया गया है, और यहाँ पे कंडीशन लगाकर अगर कंडीशन ट्रू है तो x को रिटर्न कर दो, कंडीशन फॉल्स है तो y को रिटर्न कर दो। तो बताओ x y में जो वैल्यू भेजी गई होगी क्या वो चेंज होगी? इस कोड के हिसाब से नहीं चेंज होगी। तो इसी को कहा जा रहा है कि when a function does not change the state of an object, does not change the state of an object का मतलब है फॉर्मल पैरामीटर की वैल्यू अगर बदलती नहीं उस फंक्शन के कोड में, चेंज नहीं होती, तो इसका मतलब वो प्योर फंक्शन है। अगर यहीं पर हम यहाँ पर रिटर्न x+1 भेज देते और यहाँ रिटर्न y-1 भेज देते तो ये इम्प्योर फंक्शन बन जाता, अगर वैल्यू चेंज कर देते कुछ। वैसे x+1 से गलत नहीं होगा, क्योंकि x की वैल्यू थोड़ी बदली है, x+1 का मतलब नई वैल्यू पहुंची है रिटर्न होकर, लेकिन x की वैल्यू थोड़ी बदली है। अगर कुछ ऐसा होता कि ये चलाने से पहले हम यहाँ कुछ ऐसे लिख लेते कि x = x+1, तो ये x में चेंज करके x में ही स्टोर कर लिया, अब वैल्यू बदल गई रियल में। लेकिन खाली x+1 कहीं लिखा है तो वैल्यू बदली नहीं है, वो उस समय के लिए बदल गई खाली। ये कई जगह आउटपुट में आपको कंफ्यूज करेगा, तो इसीलिए मैंने बता दिया ये चीज। समझ गए? यस सर। जो बार बार वर्डिंग यूज हो रहे हैं ना कि डज नॉट चेंज द स्टेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट, तो इसका क्या मतलब है? फॉर्मल पैरामीटर की वैल्यू चेंज नहीं होगी तो प्योर फंक्शन होगा, ये इसका मतलब है। ओके, तो देखो कितना अच्छा क्वेश्चन बनाया गया ये। बच्चा समझी ना पाए इसमें कहा क्या कहना क्या चाहते हैं। फिर से स्टैटिक आ गया है ना, तो स्टैटिक इज अ कीवर्ड दैट डिस्टिंग्विश बिटवीन इंस्टेंस वेरिएबल एंड क्लास वेरिएबल। जैसे अभी किसी बच्चे ने पूछा था, तो दो वेरिएबल होते हैं, क्लास वेरिएबल और इंस्टेंस वेरिएबल। तो स्टैटिक कीवर्ड से हम क्लास वेरिएबल और इंस्टेंस वेरिएबल में डिफरेंशिएट कर सकते हैं, यानी इनको अलग अलग पहचान सकते हैं। अगर स्टैटिक ना लगाएं तो दोनों इंस्टेंस वेरिएबल हो गए, और स्टैटिक जिसमें लगा दिया वो क्लास वेरिएबल हो गया। क्लियर? यस सर। नोन एज, ठीक है। ये एक्चुअल पैरामीटर की बात कही जा रही है, ठीक है, जहां से फंक्शन कॉलिंग होती है। और प्राइवेट जो है, नहीं प्रिमिटिव टाइप जो है जब पास किए जाते हैं तो वो कॉल बाय क्या होता है?
वैल्यू। वैल्यू। हाँ, अगर कॉल बाय रेफरेंस है तो इसका मतलब एरे ऑब्जेक्ट या स्ट्रिंग पास की गई होगी। कैन रिटर्न फंक्शन, अच्छा फंक्शन कितनी वैल्यू रिटर्न कर सकता है एक बार में? 1। मल्टीपल। हट, एक फंक्शन एक ही वैल्यू रिटर्न कर सकता है, लेकिन एक फंक्शन में कितने रिटर्न स्टेटमेंट लिखे जा सकते हैं? रिटर्न स्टेटमेंट मल्टीपल। मल्टीपल हो सकते हैं लेकिन वैल्यू एक ही आएगी। हाँ, ये दोनों क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं। बहुत अच्छा। और फंक्शन हैविंग सेम नेम, एक सेम नेम और इट्स क्लास, अपनी क्लास से एक से अधिक फंक्शन अगर हैं वो अपनी क्लास से नाम उनका सेम है तो क्या कहे जाएंगे? कंस्ट्रक्टर फंक्शन कहे जाएंगे। ठीक है ना? उसके बाद रिटर्न टाइप ऑफ कंस्ट्रक्टर इज, तो इसमें वॉइड लिखा है, क्लास नेम लिखा है, 0 लिखा है, तो नन है क्योंकि उसका होता ही नहीं रिटर्न टाइप। और बाकी आपका लॉन्ग का 8 बाइट होता है। और यहां पे एग्जिट कंट्रोल लूप डू वाइल है, और अगर किसी नंबर को 0 से डिवाइड करोगे तो रन टाइम एरर आएगी, मानी जाएगी। और यहाँ पे आपका जो है मार्क्स हाउ मेनी एलिमेंट, तो टोटल गिन लो कितने नंबर हैं, 5 हैं। और किसी भी एरे के लिए मेमोरी न्यू कीवर्ड से एलोकेट होती है। और सर लेकिन न्यू तो नॉन प्रिमिटिव को एलोकेट करता है ना? तो एरे नॉन प्रिमिटिव ही है। अच्छा हाँ सॉरी सर। और आपका जो है मॉडुलस अप्लाई विच ऑफ दीज मॉडुलस, हाँ रिमाइंडर निकालते हैं तो रिमाइंडर जो होता है क्या वो पॉइंट में हो सकता है? नहीं, रिमाइंडर इंटीजर। यस यस यस। और बाकी स्ट्रिंग स्ट्रिंग में तो हो ही नहीं सकता, इसलिए इंटीजर लिखा है। यहाँ पे सी का आस्काई कोड 67 है। और आपका नॉट अ कीवर्ड, तो देन कोई कीवर्ड नहीं, केस भी कीवर्ड होता है, कैर भी होता है, डबल भी होता है। कीवर्ड स्मॉल में होते हैं, याद रखिएगा। सर यस, सर सिस्टम डॉट इन किस पैकेज में आता है? ये सिस्टम आपकी एक क्लास है जिसके 3 मोड होते हैं, सिस्टम डॉट इन, सिस्टम डॉट आउट और सिस्टम डॉट ERR। सिस्टम डॉट इन जब यूजर इनपुट कीबोर्ड से लेता है ना तो सिस्टम डॉट इन लगाया जाता है, और जब आउटपुट विंडो यानी स्क्रीन पर कुछ प्रिंट कराना होता है सिस्टम डॉट आउट यूज किया जाता है। और अगर हम लोग एक्सेप्शन हैंडलिंग, यूजर एक्सेप्शन हैंडलिंग कर रहे हैं तो सिस्टम डॉट ERR यूज किया जाता है। ओके? सर पैकेज है? नहीं, सिस्टम एक क्लास है और उसके आगे वो डॉट लगाकर आप इन जो लिख रहे हो वो उसका मोड है, खाली एक समझ लो, मोड या ऑब्जेक्ट कह लो, ऑब्जेक्ट कह लो। हाँ, तो यहाँ पे क्या सर था? एक डिफरेंस बता दीजिए ये इक्वल्स और इक्वल्स टू में। तुम्हारा तो बिल्कुल दिमाग अपसेट हो चुका है। हमने कहा था घूम के आओ, कहीं घूमने गए? नहीं नहीं घूमने सर, गए? पेपर शुरू हो गया। मतलब फर्स्ट टर्म का क्वेश्चन जो फर्स्ट टर्म में जुलाई में पूछा जाता है, पहला थोड़ा बहुत पढ़ते हैं, और उसका तुम डिफरेंस पूछ रहे हो। सिंगल इक्वल असाइनमेंट ऑपरेटर है, डबल इक्वल रिलेशनल ऑपरेटर है। सिंगल इक्वल से किसी वेरिएबल में वैल्यू असाइन की जाती है यानी स्टोर की जाती है। डबल इक्वल दो वैल्यूज की नहीं इक्वलिटी। सर, वो वाला नहीं, वो वाला नहीं। हम्म, जो स्ट्रिंग वो वाला होता है इक्वल और इक्वल्स टू वाला जो होता है। एक इक्वल्स होता है और एक इक्वल्स टू, उसमें हाँ तो डिफरेंस। ये आपने क्वेश्चन आज पूछा था, धन्यवाद। मैंने उसमें आंसर दिया था, इक्वल्स लिख के दिया था, और मैं उस समय बोल नहीं सकता था। इक्वल्स टू नाम का कोई फंक्शन ही नहीं है। कंपेयर टू को ध्यान रखते हुए तुम इक्वल्स टू कह दे रहे हो। इक्वल्स खाली फंक्शन होता है और कंपेयर टू फंक्शन होता अच्छा ठीक ठीक। है। और सॉरी। और बाकी इक्वल्स को अगर आगे बढ़ाना चाहो तो इक्वल्स इग्नोर केस हो सकता है, और कंपेयर टू इग्नोर केस हो सकता है। ओके, थैंक यू। इक्वल टू नहीं होता है कोई फंक्शन। ठीक है? ठीक है, यस सर। हाँ ठीक है भैया, ध्यान रखो। अभी मालूम है क्लास ओवर होने के बाद थोड़ी सी टाइम लगेगा। हम लोगों ने एक लिस्ट बनाई है, और ये थोड़ा सा मैं टाइम आपका बर्बाद कर रहा हूं, लेकिन ये जरूरी चीज है। थोड़ी सी लिस्ट एक बनाई है कि मुझे जिन बच्चों पे उम्मीद है कि ये 100 में 100 दे देंगे, ठीक है, तो उनका नाम आपके व्हाट्सएप ग्रुप पे आ जाएगा। और पूरी उम्मीद है वो बच्चे 100 में 100 देंगे। और उन बच्चों से रिक्वेस्ट भी है, जिनका नाम आ जाए वो तो बिल्कुल हमारा सर नीचा ना होने दें, और उनका 100 में 100 आ भी जाएगा। लेकिन जिन बच्चों का अगर नाम नहीं है उसमें,
जो 100 आउट ऑफ 100 की लिस्ट हम बनाए हैं, अगर उनका नाम नहीं होता है तो मैं चाहूंगा कि वो जो है हमारा जो विश्वास जिन बच्चों के ऊपर है कि इनके 100 में 100 आएंगे, तो क्योंकि वो भी टूट सकता है अगर आप ढंग से नहीं पढ़ोगे। तो ऐसे ही जिन बच्चों का नाम मैंने नहीं लिखा है लिस्ट में, हम चाहते हैं कि वो हमें झूठा साबित करें कि उनका नाम हमने नहीं लिखा लेकिन वो थे दमदार और वो 100 में 100 लेके आए। तो सारे बच्चे उस लिस्ट को जरूर देख लेंगे, ठीक है। और जब रिजल्ट आएगा तो हम लोग कंपेयर भी करेंगे, है ना, और फिर एंजॉयमेंट तो करेंगे। ओके, तो ये सीक्वेंस, ये क्या था? अच्छा, मेमोरी एलोकेशन। एरे में 0 के बाद 1 पे मेमोरी बनती है, 1 के बाद 2 वाले बॉक्स की मेमोरी बनती है, तो ये इसको सीक्वेंशियल मेमोरी कहते हैं, ठीक है। तो ये सीक्वेंशियल डेटा स्टोर होता है एरे में, ये याद रखिएगा। उसके बाद स्ट्रिंग बिलोंग टू पैकेज यूटिल, सॉरी यूटिल बता रहे हैं, लैंग। बाकी कोई ना चला पाया हो तो बताना, वरना तो अच्छा हाँ, यहाँ एक चीज बतानी थी। देखो ये एस नाम का वेरिएबल जो है स्ट्रिंग वेरिएबल है, तो स्ट्रिंग वेरिएबल के बाद में जितने प्लस लगे होते हैं, अगर वो सेपरेट गोल वाले ब्रैकेट में नहीं है, तो स्ट्रिंग वेरिएबल के बाद में जितने प्लस लगे होते हैं ये सब कॉनकैटिनेशन करते हैं, यानी अर्थमेटिकल नहीं करते हैं। और स्ट्रिंग से पहले जितने प्लस लगे होते हैं उसमें जो पहला प्लस होता है ये तो कॉनकैट करता है, उसके बाद जितने प्लस होते हैं, जैसे कि इसकी बात हो रही, वो सब अर्थमेटिकल करेंगे। तो इसका मतलब ये 10 1 11 पहले अर्थमेटिकल हो जाएगा, फिर ये 11 जो है एस में क्या है 5, 11 जो है 5 में 11 आएगा और फिर एस में 5 था, और इसके बाद वाले तो कॉनकैटिनेशन करेंगे, इसलिए ये 11। तो ये कॉनकैटिनेशन का रूल थोड़ा सा याद रखिएगा, हमें लगा कि ये बता देना चाहिए क्योंकि इससे मिस्टेक हो सकती है कि वो बाद वाले प्लस को तो कॉनकैट कर रहे हैं और पहले वाले प्लस में ये सिर्फ जो पहला प्लस है ये कॉनकैट कर रहा है, बाकी इसके बाद वाला जितना है वो सब अर्थमेटिकल करेगा। और कैरेक्टर के साथ में डायरेक्ट अगर प्लस मिल रहा है तो वो अर्थमेटिकल करेगा, स्काई कोड में बदल जाएगा। याद है ना ये सब चीज बच्चा? यस सर। हाँ, और देखो ये दो फिर से डेफिनेशन आ गई ऑटो बॉक्सिंग की। देखो ऑटो बॉक्सिंग, ऑटोमेटिक कन्वर्जन ऑफ प्रिमिटिव डेटा टाइप इनटू एन ऑब्जेक्ट ऑफ रैपर क्लास कॉल्ड ऑटो बॉक्सिंग, ठीक है। डेफिनेशन आ गई आपके सामने। उसके बाद ट्रिम फंक्शन क्या करता है, किसी स्ट्रिंग के लीडिंग और ट्रेलिंग यानी स्टार्टिंग के और एंडिंग स्पेस रिमूव करना है। ये लीडिंग और ट्रेलिंग स्पेस जहां कहीं भी आ जाए जान जाओ ट्रिम फंक्शन की बात हो रही है, अभी और भी जगह मिलेगा। और फंक्शन कॉलिंग स्टेटमेंट जो होता है उसमें एक्चुअल पैरामीटर होते हैं, और फंक्शन डेफिनेशन वाला जो स्टेटमेंट होता है उसमें फॉर्मल होते हैं। और यहां पर नॉट पार्ट ऑफ लूपिंग, लूप के अंदर क्या क्या हो सकता है, फॉर हो सकता है, ब्रेक हो सकता है, कंटिन्यू हो सकता है, ये सब लूपिंग स्टेटमेंट, लेकिन क्लोज स्टेटमेंट नहीं होता है। सिस्टम डॉट एग्जिट पूरे देखो पूरे प्रोग्राम से बाहर आने की बात कहें तो सिस्टम डॉट एग्जिट, और किसी सेगमेंट या किसी सेट ऑफ स्टेटमेंट यानी लूप से बाहर या स्विच केस से बाहर आने की बात करें तो वो ब्रेक होता है। ओके, म्यूट कर लो बेटा। अरे कौन बच्चा नहीं समझ पा रहा है? ध्यान दो बच्चा, बहुत इंपॉर्टेंट है। बताओ 9 बजा दिया यार हम लोगों ने। कंप्लीट करें या आपके क्वेश्चन जो पूछना चाहो वो पूछ लें, क्या करें? क्वेश्चंस पूछ ले। क्वेश्चन पूछ लें, चलो अच्छा अब फाइल तो पूरी टिक है ही, आप पूछ सकते हो क्योंकि यहाँ पे 9 बज गए ना, आप अपने आप भी तो पढ़ोगे। अब जिसके डाउट है, क्योंकि हमें लग रहा है अभी हम आधे पे भी नहीं पहुंचे हैं बच्चों, लेकिन ये काफी इंपॉर्टेंट है फाइल, और इसमें जो जो चीजें हैं अपना भैया डिस्कस करते रहो और वो क्वेश्चन समझ लो, ठीक है। हम पूर्वी आपके क्वेश्चन देख रहे हैं क्योंकि ऐसे नहीं हो पाएगा। अच्छा, पेपर कितने बजे आपका स्टार्ट होता है बच्चों? सर 11 सर 10:30 से बुला लिया जाता है। ओके, तो इसका मतलब आप लोग 10 बजे करीब निकल लेते होगे। यस सर। यस सर। हाँ, तो 10 बजे करीब निकल ले तो होगे, तो अगर मॉर्निंग में चाहोगे तो हम क्लास करवा सकते हैं, लेकिन खैर अभी आपके क्वेश्चन बता देते हैं। हाँ, जल्दी से पूर्वी बताओ। पूर्वी
सर मैंने भेजे हैं, 1 मिनट रुकिए, मैं फिर रीसेंड कर रही हूँ। हाँ रीसेंड कर दो जिससे कि सामने आ जाए, मैं आपके ही बता दे रहा हूँ पहले। अपने अपने क्वेश्चन भैया भेजते रहना, ठीक है। पूर्वी भेज रही है, टाइपिंग कर रही है। टाइपिंग क्यों कर रही है? अदिति ने एक क्वेश्चन भेजा है, तब तक इसी को देखते हैं। अदिति इसमें क्या प्रॉब्लम है? सर इसका आंसर 4 दिया हुआ है, मेरा नहीं आ। ओके, हाउ मेनी टाइम्स विल द फॉलोइंग लूप एग्जीक्यूट? तो देखो मैं थोड़ा उल्टा देख रहा हूं, लेकिन फिर भी मैं बता दूंगा। यहां पर मैं समझाता हूं। देखिए यहाँ पे आई में 1 है और 1 इज लेस देन 10 चेक हो रहा है। इसका मतलब 1 कहां तक जाएगा? 9 तक तो जाएगा ही जाएगा, है ना। और उसके बाद यहाँ आई प्लस प्लस ये इफ के अंदर कर दिया, और ये पोस्ट इंक्रीमेंट में किया है। तो पोस्ट का मतलब तुरंत वैल्यू चेंज नहीं होती, यानी कि यहाँ पे सबसे पहले तो 1 ही चेक होगा, 1। और 1 2 से डिवाइड होता है? नहीं डिवाइड होता है ना। 1 2 से डिवाइड नहीं होता है, तो कंडीशन फॉल्स हो गई, तो इसका मतलब ये प्रिंटिंग नहीं होगी। उसके बाद जो है लूप का नेचर है वो ऊपर चला जाएगा, और जब ऊपर जाएगा तो आई क्या लेके जाएगा? 2 लेके जाएगा। अब 2 छोटा है 10 से? हाँ छोटा है, तो फिर नीचे आएगा। अब चेक यहाँ पे 2 होगा, तो 2 2 से डिवाइड होता है, तो क्या प्रिंट हो जाएगा? आई के पास 2 था तो 2 प्रिंट हो जाएगा। ये इससे क्या मतलब है? ये कह रहे हैं ना कितनी बार लूप चलेगा? 9 बार लूप चलेगा। यस सर, आंसर 4 दिया हुआ है। हाँ तो इसमें आंसर गलत है, वो तो सीधा सीधा है, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आंसर गलत है। पूर्वी भेज दिया? यस सर। पूर्वी ने नहीं भेजा, ठीक है। ये देखो क्वेश्चन आएंगे, आप याद रखिएगा। मैट डॉट पावर में अगर जैसे यहाँ पे मैं पावर फंक्शन लिख रहा हूं, और पावर फंक्शन में 49,1/2 ये ग्रुप पे डिस्कस हो गया था वैसे आप लोगों का। तो देखो 1/2 करोगे तो आप ध्यान दो, 1/2 करोगे तो 1 इंटीजर है, 2 भी इंटीजर है। आपको मालूम है इंटीजर इंटीजर डिवाइड होगा तो रिजल्ट भले ही पॉइंट में मैथ के हिसाब से आता है, लेकिन यहां नहीं आएगा। तो यहाँ क्या आ जाएगा? यहाँ पे बताओ, 0 आ जाएगा। और किसी पावर 0 करते तो क्या आ जाता है सर? 1 तो इससे तो आ जाएगा ये 1। और फिर यहाँ पे दूसरा 81 का स्क्वायर रूट निकाला है, तो 81 का स्क्वायर रूट आपके हिसाब से 9 आ जाएगा। तो 9 + 1 करोगे तो 10 आ जाएगा, और मैट डॉट पावर ने पॉइंट वाली वैल्यू दी होगी, तो इसलिए 10.0 आ जाएगा, ठीक है। और यहीं पे अगर हम लोग यहाँ पे 0.0 लगा देते, 0.0 दोनों में से किसी एक में लगा देते या दोनों में लगा देते, तो ये 0.5 माना जाता ना। यस सर। और किसी का पावर मेथड में अगर पावर में 0.5 करेंगे तो वो स्क्वायर रूट निकाल देगा, तो यानी कि उसका आंसर 49 का 7 आ जाएगा। समझ पा रहे हो? यस सर। किसी की पावर 0.5 हो रही है, तो इसका मतलब वो स्क्वायर रूट निकालेगा, ना कि पावर। पूर्वी अभी भी डाउट है? नहीं सर, समझे। और ये नीचे वाला देख लो, 31.5 दिया है, और ये फ्लोर में -32 और -33, तो -33 ये क्या, ये कुछ गड़बड़ है बच्चा। हाँ यही सर, एक वो शीट में ही क्वेश्चन है ये वाला। हाँ तो ये गलत है, क्योंकि यहाँ पे 2 वैल्यू थोड़ी ना होंगी, फ्लोर एक ही आर्गुमेंट लेता है। वो अलग बात है कि यहाँ पे पॉइंट ना लगाओ, आप लिखो -32 -33, तो ये कैलकुलेट हो जाएगा। पहले कैलकुलेट होगा तो एक वैल्यू बन जाएगी, जब एक वैल्यू बन जाएगी तो -32 और -33 कितना हो जाएगा? 65 हो जाएगा माइनस में। यस सर, -65। तो इसको -65 मानो, -65 है तो ये देगा -65। और ये मिन फंक्शन के लिए 2 आर्गुमेंट होने चाहिए, तो ये डॉट नहीं, ये कॉमा होगा। फिर 31 और 5 में कॉमन मिन वाला, तो ये सर उसमें भी -32, -33 है शायद। हाँ तो वो गलत है फिर,
क्योंकि एक ही आर्गुमेंट हो सकता है ना। आपको ये भी अपने आप पर विश्वास करना है कि फ्लोर फंक्शन, रिंट फंक्शन, ये सब एक आर्गुमेंट यूज करते हैं, यानी एक वैल्यू इसमें होनी चाहिए। और अगर आप एक वैल्यू नहीं दे रहे हैं तो यानी कैलकुलेशन करने के बाद वो वैल्यू एक आ जानी चाहिए, लेकिन कॉमा लगाने का मतलब वो दो वैल्यू है, तो ये स्टेटमेंट गलत है। चलो ओके सर। दूसरा बच्चा पूछे, कौन से पूछ रहे हो? अक्षत कुछ पूछ रहे हो क्या? बोलते जाओ बच्चा। जुगल किशोर क्या करें? सर यस बेटा। सर अगर सीरीज वाले में जैसे सम में हम लोग पहले डबल एस इक्वल्स टू 1.0 लेंगे तो लिमिट क्या एक प्लस चलाएंगे? एक कम चलाएंगे, क्योंकि सीरीज में स्टार्टिंग में 1 होगा, इस वजह से ही तुमने वो 1 सम में पहले स्टोर कर दिया। तो यानी सेकंड टर्म से आप लूप चला रहे हो सीरीज का, तो जब सेकंड टर्म से लूप चला रहे हो तो लिमिट को एक कम करना है। तो लिमिट को कम करने के लिए या तो i इक्वल टू 2 से लूप स्टार्ट करो, 1 से चलाए नहीं लूप, तो लिमिट कम हो गई। अगर आपने i की इक्वल टू 1 से लूप चलाया है तो लेस देन इक्वल टू ना लगाओ, लेस देन n चलाओ, तो एक लिमिट कम हो गई। ओके सर। हाँ, और बाकी वीडियो में बहुत अच्छी तरीके से समझाया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों पूछो, पूछो यार, या एंड करें क्लास? यस सर। सर हाँ सर बताइए। सीरीज में वो जैसे सम निकालना हो तो डबल लगाते हैं, सर एक्सप्लिसिट कन्वर्जन वाला। अगर सम निकालना है तो अगर जो कैलकुलेशन हो रही, जैसे मैथ डॉट पाव यूज हुआ है, तब तो वो डबल अपने आप बना देता है, लेकिन सिंपल कोई 1/2 टाइप का कुछ कैलकुलेशन हो रही है तो आपको डबल लगाना पड़ेगा। सर अगर सम को ऑलरेडी डबल डिक्लेयर किया तो? ना 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 ना, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। उसका सम को डबल में डिक्लेयर करने का मतलब है कि वो सम डबल वैल्यू स्टोर करने के लिए रिस्पॉन्सिबल है, लेकिन उसको डबल वैल्यू दी नहीं गई तो कैसे स्टोर करेगा, खाली 0.0 लगा देगा। ओके सर। हाँ, इसलिए तुमको आगे टाइप कास्टिंग करनी पड़ेगी। अगर 1/2 और 1/3 ऐसे करके कुछ हो रहा है तो 1 से पहले डबल लगाना पड़ेगा, तब पॉइंट वाली वैल्यू एग्जैक्ट आएगी। आकृति बेटा, हाँ बताओ क्या कह रही हो? ये जुगल किशोर किसने पूछा है ये? अच्छा बच्चों, फिर से मैं एक बार याद दिला दूं और वाइंड अप करता हूं, क्योंकि फिर ऐसे रात भर हम लोग पढ़ सकते हैं और बहुत लंबी वीडियो भी हो जाएगी। बाकी आप ग्रुप पे डिस्कस करते रहिए, और एक चीज याद रखिएगा, आज मैं आपके साथ में जगूंगा, ज्यादातर कोशिश करूंगा, जितनी देर आप जगते रहोगे उतनी देर मैं भी जगूंगा। तो उसमें बस ये है कि आपका अगर नहीं हम रिस्पॉन्स कर पा रहे हैं तो आप कॉल कर डालो, ये ना देखो कि 2 बजा है या 3 बजा है। देखो कॉल आ भी गई, ठीक है ना, आप कॉल कर डालो सीधे सीधे, ये ध्यान देना। सर एक क्वेश्चन भेजा है वो बता दीजिए। श्रेयस, यस सर। चलो तो लगे यहाँ तो तुम्हारा एक क्वेश्चन बता देते हैं। देखिए यहाँ पर -1 पी में है और जे में -2 है, तो जे से चला रहे हो यानी -2 छोटा है 1 से, कंडीशन ट्रू, नीचे आ गए, और -2 के को दे दिया तो -2 छोटा है 0 से, कंडीशन ट्रू है, नीचे आ गए। अब मैक्स में जे इंटू के कर दिया गया, तो जे आपका क्या था, जे आपका -2 था, और के क्या था, के भी -2 था इस समय, तो -2 इंटू -2 बोलो क्या आएगा? सर 2। -4 आएगा, -2 इंटू -2 -4 आ जाएगा, और सर -4 4 आना चाहिए पॉजिटिव का। पॉजिटिव 4 आएगा। पक्का? पॉजिटिव 4, यस Yes, सर। हाँ yes, क्योंकि sir. माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और 2 इंटू 2 4, तो 4 आएगा। यार ये सब चीजें यार बहुत साल पहले पढ़ी थी मैंने, हम भूल गए, अभी हम चेक कर लेते हैं। -2 इंटू -2 तो -4 आएगा। हट तुम समझो, ये देखो कैलकुलेटर तुम्हारे सामने किया, अब क्या कहोगे? सब मैथ्स का अलग रूल चलता है, इसका अलग। ना 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 ना, ऐसे थोड़े ना, ये मैथ के हिसाब से ही होगा। तो ये -4 आया बच्चों, ठीक है। अब -4 कॉमा, और पी की वैल्यू क्या थी, पी की वैल्यू -1 थी, तो -4 और -1 में मैक्स कौन है बताओ? सर -1। -1 है। जो जीरो के नियरेस्ट वैल्यू होती है वो बड़ी होती है, जो जीरो से दूर जा रही होती है माइनस में वैल्यू, वो छोटी होती चली जाती है। तो यहाँ के में क्या स्टोर हो जाएगा, के में आपका -1 स्टोर हो जाएगा, और उसके बाद के प्रिंट करा रहे हो तो सबसे पहला आउटपुट आपका -1 प्रिंट होगा।
उसके बाद p को +2 कर दिया, तो p के पास -1 था, तो -1 में +2 करोगे तो कितना आ सर जाएगा? एक्सक्यूज मी सर, यस बेटा, सर पहला आउटपुट 5 आ रहा है, पीसी पे चला के देखा हमने। 5 आ रहा है, हाउ इज पॉसिबल यार? अच्छा वो सर कोड, हाँ बताओ बताओ बताओ। सर फॉर का अंदर वाले फॉर का लूप नहीं खुला है तो के वाला ही सिर्फ उसके अंदर माना जाएगा। अरे अरे राइट 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 राइट, सुनो सुनो सुनो, यस ये सर। ये गलती हुई कि अंदर वाले लूप का ये कर्ली ब्रैकेट नहीं खुला है, तो इसका मतलब सिर्फ के वाली लाइन इसके अंदर है, और जब तक ये लूप फॉल्स ना हो जाए, गलती यहाँ पे ये हुई, बाकी तो वो सब अंडरस्टूड था, गलती ये हुई कि के प्लस प्लस करते रहो तब तक जब तक लूप फॉल्स ना हो जाए, हमने लूप फॉल्स किए ही नहीं अभी, ओके, और हम सीधे नीचे आ गए, ये गलती हो गई। तो के प्लस प्लस कर दो, तो -2 से प्लस प्लस करोगे तो क्या हो जाएगा? -1, -1 छोटा है 0 से, कंडीशन ट्रू, नीचे आए। अब फिर से यहाँ पे एक बार देख लेते हैं, जे तो अभी भी -2 है। सर ये गलती नहीं हुई सर, ये 4 ही आएगा, मैंने भी कैलकुलेटर पे देखा, आपने जब किया था तो वो -2 हो गया था, वो मल्टीप्लिकेशन नहीं हुआ था। ये सर मेरा कैलकुलेटर भी +4 बता रहा है। अरे यार तुम यस कंफ्यूजन सर, कर, मैं सर आपको भेज रहा हूँ ग्रुप पे, मैं भेज रहा हूँ चलो छोड़ो स्क्रीनशॉट। छोड़ो छोड़ो छोड़ो, अब हम तुम्हारी बात ही मान लेते हैं, हमें तो टाइम का ख्याल करना है थोड़ा सा, हमारा 5 आना चाहिए। तो देखो आपका -2 इंटू -2 किया तो आपके हिसाब से 4 आया, और 4 कॉमा हमने आपका माइनस ये p था, p में के -1 था, तो इसमें मैक्स वैल्यू आपकी 4 आ गई, तो यानी यहाँ पर आपका 4 आ गया। उसके लूप फिर से चलाया तो k प्लस प्लस होके आपका -2 से कितना हो गया? -1 हो गया, -1 भी 0 छोटा है, फिर नीचे आ गए। अब देखो यहाँ पर j के पास -1 है, और k के पास आपका j के पास -2 था, j के पास -2 था ये वाला, क्योंकि j तो अभी चेंज नहीं हुआ, और k चेंज हो चुका है, तो इंटू -1। अब इसमें जल्दी से बताओ क्या आएगा? 2 आएगा, तो ये 2 माइनस और -1 में ढूंढ रहा है, तो क्या मिलेगा? 2 मिलेगा। 2 तो 2 जब k में जाएगा तो k में ये जो पुरानी वैल्यू थी वो बच्चा हट जाएगी, k में पुरानी जो वैल्यू थी वो हट जाएगी, कोई यहाँ पे रिप्लेस तो चेंज तो हो नहीं रहा है। उसके बाद k प्लस प्लस होके आपका कितना हो गया? आपका माइनस प्लस प्लस होके ये 0 हो गया। अब सर हाँ सर यहाँ पे जो k है वही ऊपर है, तो सर यहाँ पे जो इसकी 4 हुई थी ये दोबारा -1 से नहीं चलेगा। गॉट इट वही तो सर। यार मैं असल में चाह रहा कि जैसे जल्दी जल्दी ये निपटे और हम भागें, हमको जो है पूजा करनी है जो 9 दिन का व्रत रखा है। तो अब फिर से हम वापस आते हैं, यहाँ पे 4 था, 4 आया था, जो के में ही 4 आ गया था, क्योंकि रिजल्ट वेरिएबल और लूप वेरिएबल सेम कर दिए गए, ये कंफ्यूजन हुआ, तो ये 4 आया था, यस सर। और 4 से प्लस प्लस होगा तो ये आपका 5 हो जाएगा, बिल्कुल सही, वहां तक 4 तक तो सही चला था, और 4 से प्लस प्लस हो जाएगा तो ये 5 हो जाएगा, और 5 इज लेस देन 0, कंडीशन फॉल्स, तो बाहर आए और ये आपका 5 प्रिंट हो गया। बच्चे 5 प्रिंट हो गया, अब आगे चला लोगे ना? यस सर, यस सर। और कंफ्यूजन भी दूर हो गया होगा कि ये कंफ्यूजन था कि ये रिजल्ट वेरिएबल मैंने सोचा अलग है, और ये जो लूप वेरिएबल है वो अलग है, क्योंकि रिजल्ट वेरिएबल में जो आया तो लूप वाली वैल्यू जो है के की हट गई ना, -2 वाली, तो 4 आ गया, और 4 से प्लस प्लस करोगे तो 5 हो जाएगा, और 5 0 छोटा होता नहीं, इसलिए लूप से बाहर आ जाओगे तो ये 5 प्रिंट हो जाएगा। बहुत अच्छा आउटपुट है, गुड। सर हाँ सर अगर नंबर सीरीज में जैसे टाइप कन्वर्जन नहीं करना है तो सबको डबल में डिक्लेयर करके कर सकते हैं? हाँ, सारे वेरिएबल अगर डबल में है तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन जैसे पावर 1 2 3 4 है वो आई से लोगे तो आई तो डबल कर नहीं पाओगे, वो तो लूप वेरिएबल है, उसको इंटीजर में रखना पड़ेगा, है ना? यस सर। हाँ, तो उस केस में जो भी आई के साथ वर्किंग हो रही होगी किसी दूसरे वेरिएबल या वैल्यू की, उसको डबल बना देना, ओके तो आई इंटीजर बना रहे, कोई दिक्कत नहीं। सर हाँ ठीक है, सर एक क्वेश्चन भेजा है सर, वो बता दीजिए। फिर भेज दिया? अच्छा आ गया, अच्छा ये वाला तरीका था, हमने ध्यान नहीं दिया, ठीक है। कहाँ क्वेश्चन भेजा? सर इसी के ऊपर है। ऊपर है, ओके। ये तो बेटा अभी अभी हम लोगों ने पढ़ लिया था कि देखो ये स्ट्रिंग में स्टोर है 125, तो ये आपका इंटीजर में कन्वर्ट कर लिया 125, और उसके बाद ये बी में आपका
टू स्ट्रिंग कर दिया। टू स्ट्रिंग का मतलब ये अभी अभी हम लोगों ने पढ़ा था कि टू स्ट्रिंग क्या करता है, किसी न्यूमेरिक वैल्यू को स्ट्रिंग फॉर्म में कन्वर्ट कर देता है, किसी न्यूमेरिक वैल्यू को स्ट्रिंग फॉर्म में। तो आपका बी के पास क्या है, ये 25.25 है, तो ये स्ट्रिंग में कन्वर्ट हो जाएगा, वाई में स्टोर हो गया, तो ये स्ट्रिंग बन गया। अब कोई वाई तो स्ट्रिंग बन गया, तो स्ट्रिंग की इसकी वाई की लेंथ कितनी निकलेगी, क्योंकि ये स्ट्रिंग बन गया है तो इसकी लेंथ बताओ कितनी निकलेगी। 5। हाँ ऐसे गिना जाएगा, देखो 0 1 2 3 4, तो इसकी इंडेक्स नंबर तो ये है, लेकिन लेंथ तो 1 से गिनी जाती, तो इसकी लेंथ आएगी 5। और x के पास क्या था 125 इसमें x में स्टोर हुआ था, तो 125 जो स्ट्रिंग के साथ कोई भी नंबर ऐड करोगे तो वो कॉन्कैट हो जाएगा, ये 125 आ जाएगा, और ये लेंथ तो 5 थी, तो 1255 आ जाएगा, 1255, ये सेकंड ऑप्शन सही है। सर पर लेंथ तो इंटीजर में होगी ना, तो 130 हो जाना चाहिए, प्लस हो जाएगा। ठीक 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 ठीक, बहुत बिल्कुल सही। ये जब लेंथ, अभी तो मैं स्ट्रिंग में कंफ्यूज था ना, अब ये लेंथ तो इंटीजर में आ गई, तो लेंथ इंटीजर में आ गई, तो इसने क्या दिया 5 दिया, और यहाँ पे 125 आया है, अब ये क्या हो गया प्लस हो जाएगा, 125 आया था ना, अब ये प्लस करोगे तो 135 आ गया, ये सही है। ये तो हमारी शीट का ही क्वेश्चन है ना बेटा। यस सर। तो फिर उसमें तो हमने समझाया है। और ये तुम नहीं समझ पाई होगी, डबल डॉट टू स्ट्रिंग क्या करेगा, बी की वैल्यू को स्ट्रिंग में कन्वर्ट करेगा, और फिर स्ट्रिंग की लेंथ निकाल दी इस नंबर की, तो ये 5 आ गई। ओके ओके सर। हाँ, तो ठीक है बच्चों, क्या कहें, अब तो हम तो ये भी नहीं कह पा रहे हैं कि अब ये याद रखना, हमने पहले बता दिया है क्या क्या याद रखना है। एक फंक्शन का क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है, एक फंक्शन ओवरलोडिंग का क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है, और एक आपका सर्चिंग सॉर्टिंग में सॉर्टिंग ही आ जाएगी जहां तक की उम्मीद है, और नहीं तो बाइनरी सर्च आ जाएगी, तो उसका में से या तो नंबर में आएगी या तो आपका स्ट्रिंग में। तो हमने सारे सॉल्यूशन सहित दिए हैं, आपके पास जो शीट दी है सॉल्व वाली, उसमें स्ट्रिंग में भी सॉर्टिंग सर्चिंग दी है, और नंबर में भी सॉर्टिंग सर्चिंग दी है, और डबल डेटा टाइप के साथ में भी सॉर्टिंग सर्चिंग दी है। उसके डिफरेंसेस को देख लीजिएगा थोड़ा सा नजदीकी से, वो क्वेश्चन मिल जाएगा। और स्ट्रिंग में वर्ड तोड़ने वाला लूप है नहीं, तो सिंपल ही क्वेश्चन आने हैं, वो भी बहुत सारे डिस्कस किए गए हैं, जो डिस्कशन की स्ट्रिंग क्लास लास्ट में भी हम लोगों ने कराई है उसमें, तो वो आप स्ट्रिंग का एक क्वेश्चन कर लीजिएगा। तो ये चारों क्वेश्चन हो गए। अब एक्स्ट्रा के रूप में आप एक सीरीज टॉपिक तैयार करके रखिए जिसके क्वेश्चन हो जाएंगे, और ये जो फाइल है, ये फाइल अगर आपने तैयार कर रखी है तो आपके एमसीक्यू वाली, तो आपका इसका मतलब एमसीक्यू कोई गलत नहीं होने वाला है। बस पॉइंट टू बी नोटेड, एमसीक्यू क्वेश्चन हो चाहे नॉर्मल क्वेश्चन हो या प्रोग्रामिंग क्वेश्चन हो, क्वेश्चन पूरा पढ़िएगा जब तक आखिरी डॉट तक ना पहुंच जाए, उसके बाद ही सॉल्यूशन चालू कीजिए। और प्रोग्रामिंग क्वेश्चन को आप एक बार कंप्लीट करने के बाद जो भी लास्ट में समय बचता है, तो इधर उधर हेल्प करने की बजाय आप पहले अपनी हेल्प कीजिएगा कि उसको रीचेक करना जरूरी है। पूरे पेपर को एक बार या अधिक समय है तो 2 बार रीचेक कर दो, लेकिन कर दो कि मतलब जो हमने सोचा वही लिखा है, या जो हमने सोचा क्या उस सोचने में कोई और चीज तो नहीं निकल रही है कॉम्प्लिकेटेड। अगर जिन जिन क्वेश्चन में कॉम्प्लिकेशन हो उसको तो जरूर रीचेक करना है। रीचेक और कंप्लीट क्वेश्चन पढ़ा, ये 2 लाइनें मेन है। बाकी पॉइंट टू बी रिमेंबर वाली जो जितनी बातें हैं वो बच्चे याद रखिएगा। मैं अभी फिर से ऐसे जनरल लिख कर मैं भेज दूंगा आपको, तो उसको सुबह मॉर्निंग में पढ़ के जाइएगा, और अपने इष्ट देव को और माता पिता को जो है आशीर्वाद लेके जाइएगा। आपका कंप्यूटर में 100 में 100 आएगा, कोई रोक नहीं सकता। अब क्या करें, हमारे पास तो बहुत एनर्जी है, लेकिन हम टाइम चाहते हैं आप लोग अपना टाइम ज्यादा से ज्यादा दें। ठीक है बच्चों, बाय बाय किया जाए। यस सर, यस बस, और कल मॉर्निंग में पेपर दे के आओ, उसके बाद हम लोग फिर हल्ला बोल करेंगे, ठीक है, यहाँ पे पेपर चेकिंग करने के लिए। तो खुशी से सब लोग अच्छा करके आए, ठीक है बच्चों। गुड नाइट, बाय बाय। बाकी मैं जग रहा हूँ,